अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। सुबह का आगाज़ बड़ा हंगामा खेज था, लिहाजा वो पूरा दिन अफरा तफरी और भाग दौड़ में गुजर गया। इस रोज़ मैंने जैसे ही थाने में कदम रखा, पता चला कि मेरी आमद से पहले ही कोई मेरा मुंतज़िर था। मुझे बताया गया कि पूरे 3 अफराद मुझसे नूरपुरा से 3 अफराद मुझसे मिलने आए हैं। मैंने इन्हें फ़ौरन अपने पास बुला लिया। इन दिनों मैं शमशाबाद नामी एक कस्बे के थाने में तैनात था। नूरपुरा शमशाबाद के शुमाल में कोई मील सवा मील के फासले पर वाक़ था। एक छोटा सा गांव था और मेरे थाने की हुदूद में आता था। थोड़ी ही देर के बाद तीनों नूरपुरी मेरे कमरे में मौजूद थे। इनमें से एक अधेड़ उम्र मर्द, एक अधेड़ उम्र औरत और एक नौजवान लड़की थी। इन तीनों के चेहरों पर गहरी तशवीश और परेशानी पाई जाती थी। इन्हें देखकर मैंने फौरी तौर पर जो अंदाज़ा कायम किया, उसके मुताबिक वो एक ऐसा मुख्तसर ख़ानदान था जो अचानक किसी उफ्ताद की लपेट में आ गया था। मैंने सवालिया नज़र से बारी बारी इन्हें देखा और पूछा, क्या मसला है भाई, तुम लोगों का जो सुबह सुबह थाने का रुख करना पड़ा? थानेदार साहब, नज़ीर अचानक गायब हो गया है, औरत ने घबराई हुई आवाज़ में बताया। कुछ पता नहीं चल रहा वो कहाँ चला गया। नज़ीर कौन है? मैंने कागज़ कलम संभालते हुए सवाल किया। नज़ीर जट फरीदा का खामिद है जनाब, अधेड़ उम्र शख्स ने अपनी सी उम्र की औरत की जानिब इशारा करते हुए बताया। तुम कौन हो? मैंने मर्द की आंखों में देखते हुए सवाल किया। मेरा नाम याकूब है जनाब अली, उसने ठहरे हुए लहजे में तारुफ कराते हुए कहा। फरीदा और नज़ीर ये दोनों मेरे ग्वांडी हैं और ये इनकी अकलौती बेटी नसरीन है। बात के इख्तिताम पर उसने नौजवान लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने इस बात में सर हिलाया और फरीदा की तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से सवाल किया। फरीदा बीबी, तुम्हारा खामिद कब से गायब है? जी, रात से, उसने रुहा से लहजे में जवाब दिया। क्या वो घर के अंदर से गायब हुआ है या कहीं बाहर गया था? ठहरे सरकार, मैं आपको बताता हूँ। मेरी बात पूरी होने से पहले ही याकूब बोल उठा। मैंने रूए सुखन उसकी तरफ मोड़ लिया। वो बताने लगा, थानेदार साहब, जैसा कि आपको मालूम हो गया है, ये लोग मेरे हमसाए हैं। नज़ीर जट एक छोटा काश्तकार है। इसकी इधर नूरपुर में ही कोई 5 एकड़ अराजी है। वो पूरा दिन अपने खेतों में मसरूफ़ रहता है और सूरज ढलने के बाद वापस घर आ जाता है। पिछली रात जब वो घर नहीं आया तो फरीदा को तशवीश हुई। ये रात गए तक इसका इंतज़ार करती रही। वो सांस हमवार करने के लिए रुका, फिर इजाफा करते हुए बोला, जब नज़ीर जट सुबह तक भी घर नहीं आया तो मैंने फरीदा बहन से कहा कि नज़ीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए। मेरी बात इस अल्लाह की बंदी की समझ में आ गई और मैं इन माँ बेटी को लेकर आपके पास आ गया हूँ। मैंने गंभीर अंदाज में गर्दन हिलाई। याकूब का बयान ख़त्म हुआ तो मैं फरीदा की तरफ मुतवज्जा हुआ। इसकी आंखों में देखते हुए मैंने हमदर्द लहजे में इस्तफसार किया। फरीदा बीवी, जब कल सुबह नज़ीर खेतों की तरफ जाने के लिए घर से निकला तो तुम्हारी इसके साथ कोई तू में तो नहीं हो गई थी? ये सवाल मैंने इस खदशे के पेश नज़र किया था कि मुमकिन है वो बीवी की किसी तल्ख कलामी के सबब खफा होकर इधर उधर निकल गया हो। फरीदा बीवी ने नफ़ी में गर्दन हिलाई और जवाब दिया, नहीं जनाब, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। वो सुबह हंसी खुशी घर से निकला है। क्या इससे पहले भी वो कभी यूं अचानक गायब हुआ है? नहीं जी, ऐसा पहली बार हुआ है। तुम्हारे ख्याल में वो कहाँ जा सकता है? मैंने पूछा। अगर मुझे इस बात का पता होता कि वो कहाँ गया है तो मैं खुद वहाँ जाकर उसे न देख लेती, वो कदरे उलझन ज़दा अंदाज में बोली। मैंने इसकी जहनी कैफियत को मद्देनज़र रखते हुए वजाहत कर दी। फरीदा बीवी, मेरे पूछने का मतलब ये है कि नज़ीर का कोई यार बेली, कोई दोस्त सज्जन ऐसा न हो जिसके पास वो चला गया हो? नहीं जी, मैं ऐसे किसी बंदे को नहीं जानती, वो दो टोक अंदाज में बोली। हमारा तो कोई अजीज़ रिश्तेदार भी नहीं है जो मैं ये सोचूं कि नज़ीर उधर किसी से मिलने चला गया होगा, और वो ऐसे जाता भी कैसे? उसने ज़रा सा रुक कर एक बोझल सी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, आज तक वो मुझे बताए बगैर कहीं नहीं गया। वो अपनी छोटी से छोटी बात भी मुझसे नहीं छुपाता, इसीलिए तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि वो कहाँ गुम हो गया है। देखें, ये बच्ची भी अपने बाप के लिए कितनी उदास और फिक्रमंद है। बात के इख्तिताम पर उसने अपनी बेटी नसरीन की जानिब इशारा किया। इन माँ बेटी के साथ आने वाले याकूब नामी शख्स ने तस्दीकी अंदाज में कहा, थानेदार साहब, फरीदा बिल्कुल ठीक कह रही है।
नज़ीर जट की दुनिया बड़ी महदूद थी। मैं तो इन लोगों को अरसा दराज से देख रहा हूँ, घर से खेत और खेतों से घर, बस इन्हीं दो जगहों के बीच इनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। यार दोस्त पालना, इधर उधर बैठकर गपशप लगाना इसकी आदत में शामिल नहीं था। ये फरीदा को बताए बगैर कहीं चला गया हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। लेकिन हालात तो वाक़या से पता चलता है कि मुमकिन हो चुका है। नज़ीर जट कल रात से गायब है, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं तो गया ही होगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। फिर फरीदा के चेहरे पर एक नज़र डालते हुए मैंने पूछा, अब तक तुम लोगों ने नज़ीर को कहीं तलाश करने की भी कोशिश की है या यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे हो? नहीं जी, अभी तो हमने इसे कहीं भी नहीं ढूंढा, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली। हम फौरन ही आपके पास आए हैं। याकूब ने ख्याल आ रहा है कि थानेदार साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि नज़ीर जट को कोई हादसा वगैरह पेश आ गया हो? चेक करना पड़ेगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इस बात के इम्कानात तो हैं। फरीदा गहरी फिक्रमंदी से बोली, अल्लाह खैर करे, अगर नज़ीर को कुछ हो गया तो हमारी तो दुनिया ही अंधेरी हो जाएगी। फरीदा बहन, तुम खुद को संभालने की कोशिश करो, याकूब ने तसल्ली आमेज अंदाज में कहा। नज़ीर को कुछ नहीं होगा। तुम्हें देख देख कर बेचारी बच्ची भी हलकान हो रही है। बच्ची से इसकी मुराद नसरीन थी। नसरीन की उम्र मेरे अंदाजे के मुताबिक 15 साल रही होगी। इसकी आंखों चेहरे के तासुरात को देखकर लगता था कि वो बाप की गुमशुदगी से बेहद अफसरदा और गमज़दा है। मैंने संजीदा लहजे में कहा, फरीदा बीवी, तुम्हारा खामिद मंदिर से गायब है, लिहाजा उसकी तलाश के सिलसिले में मुख्तलिफ किस्म के अंदाजे कायम करने के बाद ही आगे बढ़ना होगा। इस काम के लिए मुझे तुम्हारे ताउन की ज़रूरत होगी। जी, मैं हर ताउन के लिए तैयार हूँ, वो बड़ी फर्माबरदारी से बोली। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे खामिद की किसी से दुश्मनी वगैरह भी थी? किसी भी शख्स की गुमशुदगी के मामले में हादसे के साथ साथ दुश्मनी वगैरह के इम्कान को भी जहन में रखना पड़ता है। जब कोई शख्स अचानक मंजर से गायब हो जाता है तो बुनियादी तौर पर उसके ग़याब की 3 में से कोई एक वजह हो सकती है। नंबर 1, वो अपनी मर्जी से कहीं चला गया हो। नंबर 2, इसे कोई हादसा पेश आ गया हो। नंबर 3, वो किसी दुश्मन का शिकार बन गया हो। इस तीसरी और आखिरी वजह की भी कई शाखें हैं, मसलन इसे अगवा कर लिया गया हो, इसे कत्ल कर दिया गया हो, वगैरह वगैरह। लिहाजा गुमशुदा शख्स के दोस्तों और दुश्मनों को बड़ी एहतियात से चेक करना पड़ता है। फरीदा ने मेरे सवाल के जवाब में कहा, नहीं जी, नज़ीर का कोई दुश्मन नहीं। पिछले दिनों इसका किसी शख्स से कोई लड़ाई झगड़ा हो क्या हो, मैंने पूछा। किसी चीज़ के लेन देन पर या अराजी वगैरह के मामले पर? बिल्कुल नहीं, इसके जवाब की कतईयत बरकरार रही। मैं गहरी सोच में डूब गया। 2 इम्कानात यकसर रद्द हो गए थे, यानी हालात व वाक़ियात के तनाजुर में न तो नज़ीर खुद कहीं गया था और न ही इसकी गुमशुदगी में किसी दुश्मन का हाथ था। लिहाजा एक ही सूरत बाकी रह जाती थी कि इसे कोई हादसा पेश आ गया हो। मैंने हादसे के इम्कान को दोहराना मुनासिब न समझा कि इस जिक्र से नसरीन और फरीदा को मज़ीद दुख हो सकता था। मैंने संजीदगी से कहा, फरीदा बीवी, तुम अपनी बेटी के साथ घर जाओ, तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे खामिद को ढूंढ निकालूंगा। मुझे इन तमाम अफराद के नाम चाहिए जिनसे उमूमन खेतों में नज़ीर की मुलाकात होती रहती है। फरीदा बीवी ने मेरी मतलूबा मालूमात फराहम कर दी तो मैंने याकूब की तरफ देखते हुए कहा, इन आजमाइशी लम्हात में माँ बेटी को तुम्हारे इखलाकी और समाजी ताउन की अशद ज़रूरत है, तुम इनका ख़ास ख्याल रखना। जनाब, ये भी कोई कहने वाली बात है, वो जल्दी से बोला। ये लोग तो बिल्कुल मेरे घर के अफराद की तरह हैं। मेरी बीवी नरगिस की फरीदा से गहरी दोस्ती है और हम दोनों मियाँ बीवी नसरीन को अपनी बेटी की तरह चाहते हैं। हमारी चूँकि अपनी औलाद नहीं, इसलिए भी नसरीन से हमें कुछ ज़्यादा ही उनसियत है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा। मैंने इन्हें चंद ज़रूरी हिदायत दी और रुखसत कर दिया। मैंने कांस्टेबल शहजाद को अपने कमरे में बुलाया और इसे मुख्तलिफ हिदायत देने लगा। फरीदा ने मुझे 4 अफराद के नाम नोट करा दिए थे जिनसे खेतों में नज़ीर जट की रोज़ाना मुलाकात और गपशप होती थी। इन चारों की अराजी भी नज़ीर जट की ज़मीन के साथ ही लगी हुई थी। नज़ीर जट की तलाश के लिए इन्हीं चारों में से किसी की मदद ली जा सकती थी। वो चारों अफराद कुछ इस तरह थे, नंबर 1 हफीज़, नंबर 2 मुश्ताक अहमद, नाजिम अली और इफ्तिखार बाजवा। शहजाद मेरे सामने हाजिर हुआ तो मैंने इसे हुक्म दिया, शहजाद,
तुम फौरन मौजा नूरपुर रवाना हो जाओ, वहाँ से 4 बंदों को पकड़ कर लाना है। पकड़ कर लाना? ये अल्फाज ने शहजाद को चौंका दिया। वो हल्ला गुल्ला और हंगामी नौयत की कार्रवाइयों में बहुत खुश रहता था। शहजाद हाथ पांव और हड्डी जोड़ का खासा मजबूत था। लड़ाई भिड़ाई और पकड़ धकड़ के मामलात में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। इसलिए मेरे अल्फाज ने उसके चेहरे और आंखों में अजीब सी चमक भर दी थी। सरसराती हुई आवाज में उसने मुझसे पूछा, क्या नूरपुर में कोई संगीन वारदात हो गई है मलिक साहब, जो इतने वसी पैमाने पर गिरफ्तारियों की जरूरत पेश आ गई? मैंने तुमसे गिरफ्तारियों की कोई बात की है? मैंने घूर कर इसकी तरफ देखा। वो मैं तो यही समझा था। वो कतरे नदामत आमेज अंदाज में बोला, आपने कहा था ना इन्हें पकड़ कर लाना है। पकड़ने का मतलब मैंने यही लिया कि इन्हें गिरफ्तार करके लाना है। वो चारों शरीफ आदमी हैं। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, किसी शख्स की गुमशुदगी के हवाले से इनसे पूछगछ करना है। वो तुम्हें नूरपुर के खेतों में बआसानी मिल जाएंगे। अगर चारों एक साथ दस्तयाब ना भी हों तो जो मिले उसे अपने साथ ले आना। इन चारों जमींदारों के नाम ये हैं। बात के इख्तिताम पर मैंने चारों मतलूबा अफराद के नामों से कांस्टेबल शहजाद को आगाह कर दिया। उसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और फितरी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर पूछने लगा, मलिक साहब, गुम होने वाले बंदे का नाम क्या है? नज़ीर जट, मैंने ठहरे हुए लहजे में बताया। ये बंदा भी तो नूरपुर का वसनीक है। अभी थोड़ी देर पहले जो 3 अफराद मुझसे मिलने आए थे ना, इनमें एक नज़ीर जट की बीवी, दूसरी उसकी बेटी और तीसरा मर्द उनका हमसाया है। ये लोग नज़ीर जट की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराने ही आए थे। मैंने शहजाद की बेचैन फितरत की तस्कीन के लिए तफसील से आगाह किया तो वो पुरजोश अंदाज में बोला, जनाब आप फिक्र न करें, मैं अभी गया और अभी आया। एक बात को अच्छी तरह जहन में रखना, मैंने तंबीही अंदाज में कहा। वो सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने बदस्तूर ठहरे हुए अंदाज में कहा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि तुम्हारे अंदर थानेदारी के जरासीम ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन इन चारों को तुम जो भी मिल जाए सीधा मेरे पास लेकर आओगे। वहाँ नूरपुर के खेतों में खड़े होकर तफ्तीश शुरू नहीं कर देना। मैं यहाँ बैठकर तुम्हारी जल्द वापसी का इंतज़ार करूँगा। ठीक है मलिक साहब, वो संजीदा लहजे में बोला, आप कहेंगे तो मैं इनसे कलाम भी नहीं करूँगा। मैंने कलाम से नहीं, तफ्तीश से रोका है। मैंने तीखे लहजे में कहा, मैं तुम्हारी ज़ुबान पर ताला डालकर नहीं भेज रहा हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम जितनी जल्दी मुमकिन हो वापस आ जाओ। मैं आपके हुक्म की तामील करूँगा जी। वो फर्माबरदारी से गर्दन झुकाकर बोला। कांस्टेबल शहजाद को मेरे कमरे से रुखसत हुए बमुश्किल आधा घंटा हुआ था कि एक और सनसनीखेज इत्तला मुझ तक पहुँच गई। कांस्टेबल जमशेद ने मुझे बताया कि शमशाबाद के मेन बाजार में एक आदमी का कत्ल हो गया है। जमशेद उमूमन थाने से बाहर इलाके के गश्त पर रहता था। मैंने उसे ताकीद कर रखी थी कि वो सुबह थाने आकर हाजिरी लगाए और फिर शमशाबाद के गली कूचों और मेन बाजार की सियाहत को निकल जाए। इसे सादा लिबास में रहते हुए शमशाबाद कस्बे में होने वाली सरगर्मियों और गैर मामूली वाक़यात पर निगाह रखना होती थी, और आज वो दिन के इब्तिदाई हिस्से ही में एक गैर मामूली संगीन वाक़ये की खबर लेकर आया था। मैंने तशवीश भरे अंदाज में पूछा, जमशेद, किसका कत्ल हुआ है और कहाँ पर? जनाब, मकतूल का नाम राजा इनायत है और इधर मेन बाजार में उसकी अपनी दुकान है, कांस्टेबल ने जवाब दिया। वो किस चीज़ की दुकानदारी करता है? मैंने पूछा। नाई की दुकान की जनाब, उसने बताया। राजा का लफ्ज़ इसीलिए इनायत के नाम के साथ लगा हुआ है मलिक साहब। गांव देहात में नाई, हज्जाम वगैरह को उमूमन राजा कहा जाता है, लेकिन इस राजा के आगे साहब नहीं लगाया जाता, क्योंकि वो बेचारा शख्स हज्जाम का राजा होता है। असल राजाओं महाराजाओं से उसका दूर का भी वास्ता नहीं होता। मैंने जमशेद की आंखों में देखते हुए पूछा, वाक़ये की तफसीलात क्या हैं? राजा इनायत की शेरक काट कर उसे मौत के घाट उतारा गया है, और वो भी उसकी दुकान के अंदर। कांस्टेबल ने बताया कि इनायत की लाश इधर ही पड़ी हुई है और गांव के लोग बाहर जमा हैं, लेकिन मैंने इन्हें सख्ती से मना कर दिया है कि कोई दुकान के अंदर कदम न रखे। मेरा ख्याल है कि इस अंधोनाक वाक़ये की खबर मकतूल के घर भी पहुंच गई है। राजा इनायत शमशाबाद ही का रहने वाला है। मैंने पुरसोच अंदाज में हुकारा भरा, फिर लम्हाती तवक्कुफ के बाद इजाफा करते हुए फैसलाकुन लहजे में कहा, जमशेद, हम अभी मेन बाजार की तरफ जा रहे हैं।
फौरी तौर पर तैयारी कर लो, तुम भी मेरे साथ जाओगे, ओके। वो सर को असबाती चुम्बिश देते हुए बोला, आप 10 मिनट के बाद कमरे से निकलकर बाहर आ जाएं, मैं आपको तैयार मिलूंगा। ठीक है, मैंने कहा, और तुम आसिफ को मेरे पास भेज दो। जमशेद ने मेरे हुक्म की तामील का यकीन दिलाया और कमरे से निकल गया। थोड़ी देर के बाद आसिफ मेरे सामने मौजूद था। ये ओहदे के एतबार से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था और मेरी नज़र में वो एक मेहनती और ज़िम्मेदार और फर्शनास पुलिस वाला था। मैंने सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर उसकी तरक्की के लिए सिफारिशात अफसराने बाला तक पहुंचा रखी थी। वो हर लिहाज से इस तरक्की का मुस्तहिक था। आसिफ, तुम्हें यकीनन पता चल गया होगा कि इधर मेन बाजार में एक हजाम का कत्ल हो गया है। जी, ये खबर मुझ तक पहुंच गई है, उसने असबात में जवाब दिया। मैं जमशेद के साथ चाय वकुआ पर जा रहा हूँ, मैंने एएसआई को अपने प्रोग्राम से आगाह करते हुए बताया। इस दौरान में थाने के मामलात तुम्हारी निगरानी में रहेंगे। आप बेफिक्र होकर जाएं मलिक साहब, वो इत्मीनान बख्श लहजे में बोला। मैं यहाँ का काम देख लूँगा, इंशाल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। एक बात और, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कांस्टेबल शहजाद को नूरपुर की तरफ रवाना किया है। वो वहाँ से 3-4 बंदों को पकड़ कर लाएगा। तुम इन्हें संभाल लेना, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ इन्हें इधर ही बिठाए रखना। मुझे इनसे ज़रूरी पूछगछ करना है। ये पूछगछ नज़ीर जट की गुमशुदगी के सिलसिले में है ना? वो तस्दीक तलब अंदाज में बोलने लगा। हाँ, तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने असबात में गर्दन हिलाते हुए कहा। मुझे पता चला है कि गुमशुदा नज़ीर जट की बातचीत ज़्यादातर इन्हीं लोगों से थी। इन्हें कुरेदने के लिए मैंने इन्हें बुलाया है कि कोई ऐसा सुराख मिल जाए जो गुमशुदा नज़ीर जट तक हमारी रहनुमाई कर सके। अगर आपकी इजाज़त हो मैं इस सिलसिले में इन्हें टटोलने की कोशिश करूं। ज़रूर, मैंने ठोस लहजे में कहा, तुम्हें पूरी इजाज़त है। शुक्रिया मलिक साहब, वो मामूलियत भरे लहजे में बोला। मैं कांस्टेबल जमशेद के हमरा जाए वकुआ की तरफ रवाना हो गया। राजा इनायत की दुकान माशाअल्लाह हेयर कटिंग एंड गरम हम्माम मेन बाजार के सेंटर में वाक़ थी। बाज़ क़ारीन के ज़हन में ये सवाल उभर सकता है कि गांव देहात के माहौल में हेयर कटिंग जैसे अल्फाज खासे भारी भरकम लगते हैं। इन क़ारीन से माज़रत के साथ ये कहूँगा कि अव्वल तो शमसाबाद एक बड़ा कस्बा था। इनायत की दुकान की एक जानिब अशरफ बूट हाउस और दूसरी तरफ भोला स्वीट मार्ट था। इधर नूरपुर जैसे छोटे गांव में याकूब भी मदीना क्लॉथ हाउस के नाम से दुकान खोले बैठा था। दरअसल बात यह है कि गांव देहात और कस्बा जात के ये दुकानदार जब शहर का रुख करते थे और वहां की दुकानों पर इसी नौइयत के बोर्ड्स आवेज़ां देखते थे तो अपने इलाकों में आकर उसकी तकलीद करना ज़रूरी ख्याल करते थे। इस रफ्ता रफ्ता कारोबारी शहर का ये चलन गांव देहात में भी रिवाज पा गया था। मकतूल की दुकान के बाहर कोई दर्जन भर अफराद जमा थे, लेकिन कांस्टेबल की हिदायत का पास करते हुए किसी एक बंदे ने भी दुकान के अंदर कदम रखने की जुर्रत नहीं की थी। इस ज़माने में एक आम कांस्टेबल के हुक्म को भी अवाम में आईजी के हुक्म का दर्जा हासिल था। आजकल की तरह पुलिस की बेतौकीरी कहीं देखने में नहीं मिलती थी। बड़े अफसोस और शर्म की बात है कि आज पुलिस डिपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा सियासतदानों के हाथों खिलौना बनकर रह गया है। अब तो हमारे ज़माने में तो बड़े बड़े चौधरियों, जागीरदारों और आईजी साहब से दोस्ताना मरासिम रखने वाले तुर्रम खानों को भी कानून के साथ मजाक की इजाज़त नहीं दी जाती थी। लेकिन मैं इस दर्दनाक मौजू पर ज़्यादा ज़बान दराजी नहीं करूँगा। मुझे बुढ़ापे में अपने अजीज़ों, अपने पोते पोतियों और नवासे नवासियों के लिए मुश्किलात खड़ी करने का कोई शौक़ नहीं। मैं मोहतात अल्फाज में सिर्फ इतना कहूँगा कि या तो मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में ज़िंदगी नहीं गंवाई और या फिर आजकल किसी अजीब व गरीब डिपार्टमेंट को पुलिस का नाम दे दिया गया है। हम मकतूल हज्जाम की दुकान पर पहुँचे तो हमें देखकर लोग इधर उधर बिखर गए। मैं कांस्टेबल जमशेद के साथ दुकान के अंदर दाखिल हो गया। वो खासी कुशादा दुकान थी। इब्तिदाई हिस्से में दाखिली मकाम के सामने एक दीवार के साथ तवील चौबी बेंच रखी थी जो यकीनन अपनी बारी के इंतजार में बैठने वाले ग्राहकों के लिए थी। सामने दूसरी दीवार पर एक बड़ा सा आईना आवेज़ा था जिसके ज़ेरी हिस्से के साथ दीवार ही में एक पतला सा शेल्फ बना हुआ था। मज़कूरा शेल्फ पर आलाते हजामत जमे हुए थे। इसी शेल्फ के नीचे एक दराज भी बनी हुई नज़र आ रही थी।
जो यकीनी तौर पर मकतूल की तिजोरी की हैसियत से इस्तेमाल होती होगी। इसी दराज के ऊपर एक ट्रांजिस्टर भी रखा हुआ था जो इस वक्त ऑन था। ट्रांजिस्टर पर अपने वक्त का एक मकबूल गाना बज रहा था। मैंने नॉब घुमाकर रेडियो को बंद कर दिया। मुतज़क्करा बाला किंग साइज आईने के सामने मकतूल की मखसूस कुर्सी थी जहां वो अपने ग्राहकों को बिठाकर इनकी हजामत और शेव वगैरह बनाता था। एक पुराना सा तौलिया कुर्सी के गिर्द रखा हुआ था। दुकान के पिछले हिस्से में गर्म हमाम बना हुआ था। यह हिस्सा 2 बाथरूम्स पर मुश्तमिल था। वो सर्दियों का मौसम था, लिहाजा कस्बे के चंद लोग गुसल वगैरह की गर्ज से इधर का रुख करते थे। मकतूल राजा इनायत की लाश इसकी कुर्सी के करीब ही दुकान के फर्श पर पड़ी थी। मैं उकड़ू बैठकर लाश का मुआयना करने लगा। शेरक के मकाम से इसकी गर्दन को किसी तेज धार आले की मदद से काटा गया था। दुकान का फर्श यानी कच्ची जमीन भी अच्छी खासी खून आलूद थी। खून के छींटों से अंदाजा होता था कि इनायत ने बुरी तरह तड़प कर जान दी थी। शेरक कटने के बाद वो अजियतनाक अंदाज में फर्श पर फड़का होगा। ये राय कायम करने में मुझे ज़रा दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि राजा इनायत का कातिल जो कोई भी था वो जुल्म बर्बरियत और सफाकी के नोबेल प्राइज से नवाजे जाने का मुस्तहिक था। पता नहीं ऐसा खतरनाक दुश्मन उसने क्यों पाल रखा था। मौके की कार्रवाई का तकाजा निभाते हुए मैंने दुकान की मुकम्मल तलाशी ली और यह खाना तलाशी खासी सूदमंद साबित हुई। मैंने अभी तिजोरी नुमा दराज का जिक्र किया है। इसके अंदर से एक खास शे बरामद हुई और वो शे थी एक खून आलूद उस्तरा जो खुली हुई हालत में इस दराज के अंदर रखा हुआ था। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक इसी उस्तरे की मदद से राजा इनायत की गर्दन काटी गई थी। गोया मैं आला कत्ल बरामद करने में कामयाब हो गया था। अलावा इसी मज़कूरा दराज में चंद छोटे नोट और सिक्के भी रखे हुए थे जिनकी कुल मालियत 8.5 रुपये थी। इस ज़माने में फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठाने का रिवाज नहीं था, लेकिन खून आलूद उस्तरे के लेबॉर्ट्री टेस्ट से यकीनन इस बात की तस्दीक हो जाती कि इसके खतरनाक तेज़धार फल पर मकतूल इनायत ही का खून लगा हुआ था। मैंने ज़रूरी कार्रवाई करने के बाद कांस्टेबल जमशेद से पूछा, जब तुम यहाँ आए थे तो क्या इस वक्त भी रेडियो बज रहा था? जी, रेडियो ऑन ही था, वो मुतामिलाना लहजे में बोला। फर्श पर एक लाश पड़ी थी, गर्दन कटी हुई लाश, और इस लाश के सिरहाने गाने बज रहे थे। मैं खफगी आमेज अंदाज में बोला, इस रेडियो को तो ऑफ कर देते। अभी वो परेशानी और अफरा तफरी में मेरा इस तरफ ध्यान नहीं गया था मलिक साहब। वो नदामत आमेज लहजे में बोला, मुझे माफ़ कर दें जनाब। अच्छा ठीक है, मैंने दरगुजर करते हुए कहा, अब तुम फौरी तौर पर राजा इनायत की लाश को सरकारी अस्पताल पहुंचाने का बंदोबस्त करो। अगलब इम्कान यह है जब तक मैं लोगों से पूछगछ करता हूँ। ठीक है जनाब, उसने फरमाबरदारी से कहा। फिर चौंके हुए अंदाज में बोला, आप पूछगछ का आगाज़ कबीर अहमद से करें जनाब। कबीर अहमद? मैंने सवालिया नज़र से इसकी तरफ देखा। ये कौन है? कबीर अहमद वो बंदा है जनाब जिसने सबसे पहले राजा इनायत की लाश को देखा था, जमशेद ने वजाहत करते हुए बताया। फिर बाजार में खड़े लोगों में से एक दराज कामत शख्स की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो जो लंबा तड़ंगा आदमी खड़ा है ना, वही है कबीर अहमद। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और ताकीदी लहजे में कहा कि फ़िलहाल तुम इनायत की लाश को किसी कपड़े वगैरह से ढक दो। कटी हुई गर्दन का मंजर देखने वालों को खौफ और दहशत में मुब्तला कर रहा है। जी मलिक साहब, ये कहते हुए वो मकतूल की लाश की जानिब बढ़ गया। मैं दुकान से बाहर निकला और कबीर अहमद नामी इस शख्स से इशारे से अपने पास बुला लिया। वो जल्दी से मेरे करीब आ गया। मैं इसे हिजूम से थोड़े फासले पर ले गया और पूछा, कबीर अहमद तुम करते क्या हो? जी, मैं फेरी का काम करता हूँ, उसने जवाब दिया। फेरी का काम? मैंने गहरी नज़र से इसे देखा। मतलब ये कि तुम घूम फिर कर मुख्तलिफ सामान फरोख्त करते हो? जी थानेदार साहब, उसने असबात में गर्दन हिलाई। फिर बताया, जनाब मेरे पास सारा औरतों और लड़कियों के मेकअप का सामान होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के कढ़ाई वाले रंगीन रेशमी धागे, सुइयाँ, कुरेशिया, लकड़ी के फ्रेम, परांदे और चूड़ियाँ भी मैं अपने साथ रखता हूँ। वो सांस लेने के लिए रुका, फिर इजाफा करते हुए बोला, मैं शमशाबाद और इसके आले दुआले के गांव में चक्कर लगाकर ये चीज़ें बेचता हूँ। कबीर अहमद? मैंने हैरत भरी नज़र से इसे देखा और कहा कि यार तुम तो चलता फिरता मीना बाजार हो। इसने मेरे तबसरे पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया और यकटुक मेरी तरफ देखता चला गया।
मैंने पूछा, क्या ये सच है कि इनायत की लाश को सबसे पहले तुमने देखा था? जी हाँ, उसने सर को अस्पाती जुम्बिश दी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तुम इस तरफ क्या लेने आए थे? मैं राजा इनायत की दुकान पर शेव बनवाने के लिए आया था जनाब। फिर क्या हुआ? मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए पूछा। बस मैं जैसे ही दुकान के अंदर दाखिल हुआ, इनायत पर मेरी नज़र पड़ी। उसने जवाब दिया, मेरा मतलब है इसकी लाश पर नज़र पड़ी। क्या ये लाश दुकान में इसी जगह पड़ी दिखाई दे रही थी जहां इस वक्त मौजूद है? मैंने सिलसिलाए सवालात को आगे बढ़ाते हुए पूछा। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। मैंने अगला सवाल किया, और दुकान के अंदर रेडियो भी बज रहा था? जी हाँ, रेडियो पर गाने आ रहे थे, शायद कोई गज़ल आ रही थी। उसने बताया, ये तय है कि कोई प्रोग्राम नशर हो रहा था। इनायत की लाश को देखने के बाद तुमने क्या किया था? मैंने लाश लाश का शोर मचाया और दुकान से बाहर निकल आया। वो एक झुरझुरी लेते हुए बोला, थोड़ी देर में वहाँ 2-4 बंदे जमा हो गए और फिर आपके थाने का एक सिपाही सादा लिबास में इधर आ निकला। मैंने सिपाही को सूरत हाल से आगाह कर दिया। उसने मेरी बात तवज्जो से सुनी, लाश पर सरसरी जायज़ा लिया और मुझे ये हिदायत करते हुए थाने रवाना हो गया। वो खामोश हुआ तो मैंने पूछा, कौन सी हिदायत? आपके सिपाही ने मुझसे कहा था कि मैं इधर से ना जाऊं। उसने जवाब दिया, अभी थानेदार साहब यानी आप यहाँ आकर मेरा बयान लेंगे। जब से मैं इधर ही खड़ा ठंड से अकड़ रहा हूँ। शेव तो क्या बनता, आज की तो दिहाड़ी भी गई जनाब। तुम्हें इन हालात में भी अपनी दिहाड़ी की पड़ी हुई है। मैंने इसे डांट पिलाई। इधर तुम्हारे गांव के एक रहायशी की दर्दनाक मौत वाक़ हो गई है। तुम कैसे संगदिल और खुदगर्ज इंसान हो? वो शर्मिंदा सी सूरत बनाते हुए बोला, माफ़ कर दें जनाब, गलती हो गई। मैंने पूछा, जब तुम इनायत की दुकान में दाखिल हुए तो क्या आसपास की दुकानें खुली हुई नहीं थीं? नहीं जनाब, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मेन बाजार में सुबह सबसे पहले सिर्फ 2 दुकानें खुलती हैं, एक तो राजा इनायत की और दूसरी शीर फरोश की। वो लम्हे भर को थमा, फिर एक जानिब इशारा करते हुए बोला, वो इस तरफ बाजार के आखिर में चाचा गामा की दूध दही की दुकान है। जब मैं इधर आया तो राजा के आसपास वाली दुकानें बंद थीं, ये तो अभी थोड़ी देर पहले खुली हैं। लहजे में इस्तफसार किया, मेरा मतलब है कि जब तुम दुकान में दाखिल हुए तो इस वक्त कोई बंदा दुकान में से निकला हो या दुकान से निकलकर किसी तरफ बढ़ गया हो? नहीं जनाब, वो कतई लहजे में बोला, मैंने ना तो ऐसे किसी बंदे को जाते हुए देखा है और न ही इनायत के कातिल के बारे में कुछ जानता हूँ। मैंने मज़ीद 2-4 सवालात के बाद कबीर अहमद फेरी वाले को फारिग कर दिया और ताकीदी लहजे में कहा कि कबीर अहमद, आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम फेरी लगाने नहीं जाओगे और पूरा दिन घर में गुजारोगे। मैंने थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर इजाफा करते हुए कहा, कल जब तुम काम धंधे के लिए शमशाबाद से निकलने लगो तो थाने में आकर हाजिरी लगा देना, और जब वापस आओ तो भी अपनी सूरत मुझे दिखाने के बाद घर का रुख करना। उसने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा और पूछा, थानेदार साहब, आप किसी हवाले से मुझ पर शक कर रहे हैं? हाँ, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, शक नहीं, इसे तुम मेरी एहतियात समझ लो। बहरहाल इस केस में तुम एक अहम गवाह हो। केस? उसकी उलझन दो चंद हो गई। मैंने उसका शाना थपथपाते हुए तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा कि कबीर अहमद, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये महज रस्मी कार्रवाई है, इसे कानूनी ज़ाब्ता समझ लो। वो मुतमईन हो गया। मैंने वहाँ मौजूद अफराद में से भी चंद लोगों से मुख्तलिफ सवालात किए, लेकिन कोई मुफीद बात मालूम न हो सकी। मकतूल के पड़ोसी दुकानदार अशरफ और भोला ने वक़ुआ के काफ़ी देर बाद अपनी दुकानें खोली थीं और वो भी इस अफसोसनाक वाक़ये के बारे में कुछ नहीं जानते थे। ताहम मैंने इनसे इनायत के किसी मुमकिन दुश्मन के बारे में भी सवालात किए, लेकिन कोई सुराग ना मिल सका। इसी लम्हे मुझे पता चला कि मकतूल राजा इनायत की माँ रोती धोती वहाँ पहुँच गई है। इस बदनसीब का नाम बशीरा बीबी था। बशीरा की उम्र लगभग 55 साल रही होगी। सर के बालों में सफ़ेदी और स्याही का तनासुब यकसा था और वो एक दुबली पतली और खासी मुस्तैद औरत नज़र आती थी। ताहम बेटे की मौत की खबर ने उसे तोड़ कर रख दिया था। वो उसकी लाश तक पहुंची और उसे देखने का मुतालबा कर दिया। मैंने मकतूल के चेहरे से कपड़ा हटा दिया, ताहम गर्दन के कटे हुए हिस्से को पोशीदा ही रहने दिया। वो खौफनाक और दिलदोज मंजर एक माँ को दिखाना सरासर जुल्म और ज्यादती वाली बात होती। वो उसके चेहरे को देखते ही सीना कूबी करते हुए धाड़े मारकर रोने लगी। इसके साथ ही इसके मुंह से ये अल्फाज जारी हुए, ये तो एक दिन होना ही था।
میں نے عنایت کو کتنا سمجھایا تھا کہ یہ معاملہ چلنے والا نہیں، وہ کلثوم سے جان چھڑا لے، لیکن وہ میری ایک نہیں مانا۔ بڑی جلدی تھی، ایک بار اس کے ذہن میں جو بات بیٹھ جاتی تھی پھر نکلنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ ہائے رے، میرا تو ایک ہی بیٹا تھا، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ بشیرہ کی آہو بکا نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے الفاظ نے گویا تاریکی میں ایک مرکری بلب روشن کر دیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے قاتل کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ اس کی بات سے یہی تاثر ابھرتا تھا کہ وہ اس نوعیت کے اندھوناک اور سنگین واقعے کی پہلے ہی سے توقع کر رہی تھی۔ میں نے اس کی ان حرکات میں کسی قسم کا رخنہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی اور پوری توجہ سے اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ پر لگا دی۔ 5 منٹ کے بعد کانسٹیبل جمشید نے اطلاع دی کہ لاش کو سرکاری ہاسپٹل پہنچانے کا انتظام ہو گیا ہے۔ میں بشیرہ بیوی کے پاس گیا، پھر شانوں سے تھام کر اسے کھڑا کرتے ہوئے اس کے کان کے قریب ہمدردانہ انداز میں سرگوشی کی۔ بشیرہ بیوی، خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو، مجھے پتہ ہے تم اپنے بیٹے کے قاتل کو اچھی طرح جانتی ہو۔ اطمینان رکھو کہ میں تمہارے ساتھ انصاف کروں گا، میں اس واقعے کے ذمہ دار شخص کو پھانسی لگوا کر ہی دم لوں گا۔ میرے الفاظ میں ایسی تاثیر تھی کہ وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگی، پھر لرزتی ہوئی آواز میں بولی، تھانے دار صاحب، آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ 16 آنے سچ، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ اضطراری انداز میں بولی، ابھی بتاتی ہوں۔ ابھی نہیں، میں نے تشفی آمیز انداز میں اس کی بات کاٹ ڈالی اور کہا، یہ ساری کہانی میں تمہارے گھر میں بیٹھ کر اطمینان سے سنوں گا، یہاں اس قسم کی باتیں کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ میں تمہارے بیٹے کی لاش کو معائنے کے لیے ہاسپٹل بھجوا رہا ہوں، پھر تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلتا ہوں۔ وہ خاموش نظر سے یکٹک مجھے دیکھتے ہوئے آنسو بہاتی چلی گئی۔ میں نے لوگوں کے تعاون سے راجہ عنایت کی شہرک کی لاش کو ایک ٹانگے میں رکھ پایا، پھر کانسٹیبل جمشید کو ضروری ہدایات دینے کے بعد لاش کے ساتھ سرکاری ہاسپٹل کی طرف روانہ کر دیا۔ ماشاء اللہ، ہیئر کٹنگ اینڈ گرم حمام پر میں نے سرکاری تالا ڈال دیا تھا۔ مقتول عنایت کا گھر شمس آباد کے دوسرے کنارے پر واقع تھا۔ جبھی بشیرہ بیوی کو جائے وقوع تک پہنچنے میں تھوڑی دیر لگ گئی تھی۔ جب میں اس کے ساتھ گھر پہنچا تو دوپہر ہو چکی تھی، گھر کے اندر اور کوئی بھی نہیں تھا۔ جب ہم ایک دوسرے کے روبرو بیٹھنے لگے تو میں نے سوگوار انداز میں کہا کہ بشیرہ بیوی، مجھے تمہارے بیٹے کی المناک ہلاکت کا بڑا دکھ ہے، میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ میں عنایت کو واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ اس کے قاتل کو جلد از جلد گرفتار کر کے عدالت سے عبرتناک سزا دلواؤں گا۔ وہ گرم چادر کے پلو سے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، کاش عنایت میری بات مان لیتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ بھی چلا گیا اور میں بھی دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ حوصلہ کرو بشیرہ بیوی، میں نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا، اللہ کی مرضی یہی تھی کہ تمہیں یہ صدمہ اٹھانا پڑے۔ آہستہ آہستہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو، دکھ سکھ تو انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، انسان انہی سے لڑتے لڑتے زندگی ہار جاتا ہے۔ عنایت کو تو اس کی ضد لے ڈوبی ہے تھانے دار صاحب، وہ روحانسی ہو گئی۔ بشیرہ بیوی، تم نے وہاں دکان پر بھی عنایت کی ضد کا ذکر کیا تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہاری باتوں سے میں نے اندازہ قائم کیا ہے کہ تم اپنے بیٹے کے قاتل کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو۔ تم نے کسی کلثوم کا بھی نام لیا تھا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، تو اگر تم چاہتی ہو کہ عنایت کے قاتل کو سخت ترین سزا ملے تو پھر مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ سارے مسئلے کی جڑ یہی نامراد کلثوم ہے جناب، وہ نفرت آمیز انداز میں بولی۔ اس کمینی نے عنایت کو الو کا گوشت کھلا کر اپنی مٹھی میں کر لیا تھا۔ وہ کلثوم کے سامنے کسی کی نہیں سنتا تھا، لیکن ڈائن کھا گئی میرے لختے جگر کو۔ یہ کلثوم ہے کون؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ عنایت کی بیوی، اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ کلثوم سے عنایت کا ایک 2 سالہ بیٹا بھی ہے۔ لیکن کلثوم اور وہ بچہ ہیں کہاں؟ میں نے حیرت بھرے انداز میں استفسار کیا۔ اس گھر میں تمہارے سوا تو مجھے اور کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اس نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ موضوع کی پٹری سے ہٹ کر میری طرف دیکھنے لگی۔ آپ بیٹھیں جی، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ میں اس وقت بشیرہ بیوی کے ساتھ اس کے گھر کی بیٹھک میں موجود تھا۔ اس بیٹھک کے علاوہ اس گھر میں مزید 2 کمرے اور ایک طویل برآمدہ بھی تھا۔ مکان کا صحن بھی اچھا خاصا کشادہ تھا، جس میں ایک دیوار کے ساتھ امرود اور انار کے درخت لگے ہوئے تھے، دوسری دیوار کے ساتھ باورچی خانہ اور غسل خانہ وغیرہ بنا ہوا تھا، اور کونے میں عین
बैठक के सामने अंदरूनी दरवाजे के साथ शहतूत का एक कदावर दरख्त इस्तादा था। थोड़ी देर के बाद बशीरा बीवी लौट आई और उसने आकर बताया कि कुलसुम कुछ दिनों से बच्चे के साथ अपने मेके गई हुई है। उधर चक चौटी में उसके माँ बाप और भाई वगैरह रहते हैं। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते तजस्सुस का मादा कूट कूट कर मेरे अंदर भरा हुआ था। बशीरा ने वापस आने के बाद मेरे सवाल का जवाब दिया था जो मैंने उससे पूछा था। वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे होने वाली दस्तक के बाद मेरा दिमाग किसी और चीज़ में मसरूफ़ हो गया था। इसी मसरूफियत की बिना पर मैंने उससे पूछा, दरवाजे पर कौन था? महल्ले की औरतें हैं जनाब, उसने बताया। इनायत की मौत पर अफसोस करने आई हैं। मैंने इन्हें बरामदे में बिठाया है और कहा है कि मैं थानेदार साहब को बयान देकर अभी आती हूँ। ठीक है, इसके जवाब से मुतमईन होने के बाद मैंने कहा, हाँ तो तुम मुझे इनायत के कातिल के बारे में कुछ बताने वाली थी। तुमने उधर दुकान पर कुलसुम के हवाले से भी कोई एक ऐसी बात की थी। तुमने कहा था कि ये तो एक दिन होना ही था। अगर इनायत कुलसुम से जान छुड़ा लेता तो ये दिन ना देखता। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, और अभी थोड़ी देर पहले भी तुमने कुलसुम के लिए डायन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। क्या तुम समझती हो कि इनायत की मौत में उसकी बीवी कुलसुम का हाथ है? ये सब कुछ इसी मनहूस की वजह से हुआ है जनाब, वो मजबूत लहजे में बोली। मुझे पूरा शक है कि इनायत की मौत के मामले में कुलसुम का भाई रियाज मुलव्विस है। रियाज बड़ा ही कमीना और बदफितरत आदमी है। वो कई मरतबा इनायत को ख़तरनाक नताइज की धमकियाँ भी दे चुका था। ख़तरनाक नताइज की धमकियाँ? मैंने उलझन ज़दा नज़र से बशीरा बीवी को देखा और पूछा, इनायत ने ऐसा क्या कर दिया था कि रियाज धमकियाँ देने पे मजबूर हो गया? इनायत ने इसकी बहन के साथ शादी की थी, लेकिन इसमें ख़राबी वाली कौन सी बात है? मेरी हैरत दो चंद हो गई। इनायत ने रियाज की बहन कुलसुम से शादी की और अब इनका एक 2 साल का बच्चा भी है। इसमें ख़तरनाक धमकियों की गुंजाइश कहाँ निकलती है बशीरा बीवी? वो जी दरअसल बात यह है कि इनायत और कुलसुम ने पसंद की शादी की थी, वो वजाहत करते हुए बोली। रियाज और इनके घर वालों को कुलसुम की यह हरकत बहुत बुरी लगी थी। इनका ख्याल था कि कुलसुम इनायत के बहकावे में आ गई है। बहकावे में आकर इंसान हमेशा गलत काम करता है और गुनाह की राह इख्तियार करता है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, अगर वाकई कुलसुम को इनायत ने बहकाया होता तो फिर वो उसके साथ बाकायदा शादी न करता और ना ही वो मियाँ बीवी की हैसियत से रहते हुए औलाद पैदा करते। बहकावे के नतीजे में तो वो हरामकारी के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। मैंने थोड़ी देर रुककर टटोलने वाली नज़र से बशीरा बीवी को देखा और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, इनायत कुलसुम को ब्याह कर अपने घर लाया और फिर इसे अपनी इज्जत बनाया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इनायत के इस अमल से रियाज को क्या तकलीफ़ हो सकती है। मैंने बताया है ना जनाब, वो बड़े उल्टे दिमाग का आदमी है, वो बेजारी से बोली। झगड़ालू और फितना परवर है। इसके घर वाले भी कुछ कम तो नहीं हैं, लेकिन रियाज कुछ ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ है। लुच्चे लफंगे लोगों के साथ उसका उठना बैठना है। जब उसने मुख्तलिफ तरीक़ों से इनायत को डराना धमकाना शुरू किया तो मैंने उसे समझाया था, बेटा ये सारा फितना इस बदबख्त कुलसुम की वजह से है। तुम खराबी की जड़ को उखाड़ कर फेंक दो, झगड़ा खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। मैं तुम्हारी बहुत अच्छी जगह शादी कराऊंगी। इस वक्त तक तो बच्चे की पैदाइश भी नहीं हुई थी, बल्कि इसकी पैदाइश के दूर दूर तलक इम्कानात भी नहीं थे। मगर उसने बात अधूरी छोड़कर एक बोझल सांस खारिज की, फिर गोया हुई। मगर इनायत ने मेरी एक न सुनी। वो हर बार यही कहता था, अम्मा मैंने जो कुछ किया है इसे ज़िंदगी की आखिरी सांस तक निभा कर दिखाऊंगा। मैं किसी की धमकियों या बदख्वाही से नहीं डरता। वो अपनी ज़िद पर डटा रहा। और दूसरी तरफ रियाज ने वक्त के साथ साथ ख़तरनाक से ख़तरनाक तर होता गया और अब नतीजा आपके सामने है थानेदार साहब। बात के इख्तिताम पर उसकी आवाज़ भर्रा गई और वो एक मरतबा फिर अपनी चादर के पल्लू से आंखों में उतर आने वाले आंसुओं को साफ करने लगी। बशीरा एक माँ थी, एक ऐसी माँ चंद घंटे कब जिसके बेटे को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, और इस सानेह पर वो जितने भी आंसू बहाती वो कम थे। मैं इसे इजहार गम से कतन रोक नहीं सकता था, लेकिन इसके बयान ने मेरे जहन में जो उलझनें भर दी थी मैं इनका सुलझाना बहुत ज़रूरी था। इसी तनाजुर में मैंने इससे पूछ लिया, इनायत ने कितना अर्सा पहले कुलसुम से शादी की थी? वो सोचते हुए बोली, 3 साल पहले जनाब। बशीरा बीवी, मैंने मोतदिल लहजे में सवाल किया। तुमने बताया है,
कि कुलसुम कुछ दिनों से अपने बच्चे के साथ चक 34 गई हुई है। क्या इनायत भी अपने ससुराल जाया करता था? सिर्फ कुलसुम को लाने और ले जाने के लिए वो थोड़ी देर के लिए चक 34 जाया करता था, उसने जवाब दिया। इसके सिवा कभी नहीं। और हाँ, कुलसुम से मिलने के लिए कोई आया करता था वहाँ से? नहीं जी, कोई नहीं, उसने बताया। इसका मतलब है कि दोनों खानदानों में शदीद नौयत का ज़हनी दबाव पाया जाता था। मैंने एक इम्कानी बात की। जनाब, पिछले 1 साल से ये तनाज़ा कम होने की बजाय बढ़ ही गया है, वो अफसरदा सी सांस खारिज करते हुए बोली। वो लोग तो इनायत के खून के प्यासे थे। 1 साल से? मैंने ज़ेरे लब दोहराया और पूछा, 1 साल पहले ऐसा क्या हुआ था बशीरा बीवी, कोई ख़ास वाक़या? जी, 1 साल पहले मलिक वसीम ने दोनों ख़ानदानों में सुलह सफ़ाई कराई थी, इसने बताया। लेकिन मैं समझती हूँ कि कुलसुम के घर वालों ने सिर्फ मलिक वसीम की बात रखने के लिए सुलह कर ली थी, मगर इनके दिल साफ़ नहीं हुए थे, वरना ये वाक़या पेश ना आता। मलिक वसीम कौन? मैंने अपनी मालूमात के लिए पूछा। मलिक वसीम चक 34 का एक बासा ज़मींदार है जनाब, बशीरा बीबी वजाहत करते हुए बोली। शादी के पहले 2 साल तो कुलसुम एक बार भी मैके नहीं गई थी। इसी दौरान में एजाज की पैदाइश हो गई। ऐसी बात नहीं थी कि इनायत ने कुलसुम के जाने पर कोई पाबंदी लगा रखी थी, वो खुद ही नहीं जाती थी। कहती थी जब इसके घर वाले इनायत को पसंद नहीं करते और इसका भाई इनायत को जान से मार देने की धमकियां देता रहता है तो फिर वो भी मैके नहीं जाएगी। ये बात तो कुलसुम की अच्छाई में जाती है बशीरा बीवी, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। ये तो वो अल्फाज हैं जनाब जो उसके मुंह में थे। नीयत का हाल तो खुदा ही जानता है थानेदार साहब, वो एक रवायती सास की सोच की अक्कासी करते हुए बोली। कुलसुम को डर था कि अगर वो चक 34 गई तो रियाज इसे भी कोई शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। कुलसुम के माँ बाप और छोटे भाई आबिद ने तो मजबूरन इस शादी में शिरकत कर ली थी, लेकिन रियाज शामिल नहीं हुआ था। वो सांस हमवार करने के लिए रुकी, फिर इजाफा करते हुए बोली, रियाज शादी के मौके पर घर में मौजूद नहीं था। वो अगले रोज़ आया और आते ही उसने घर वालों को अपने फैसले से आगाह कर दिया कि उन्होंने जैसे तैसे कुलसुम को ब्याह तो दिया है, लेकिन अब वो इस घर में कदम नहीं रखेगी, वरना जो भी नतीजा निकलेगा उसके वो खुद जिम्मेदार होंगे। वो इनायत और कुलसुम से एक जैसी नफरत करता है, वगैरह वगैरह। तो रियाज की अपनी बहन और बहनोई से नफरत पूरे 2 साल तक बरकरार रही। मैंने पूछगछ के सिलसिले को समेटते हुए कहा, जब मलिक वसीम ने दोनों खानदानों के दरमियान सुलह करा दी तो फिर ये मामला साफ हो गया। अगरचे रियाज की नफरत मोहब्बत में तो नहीं बदली, लेकिन इतना ज़रूर हो गया कि कुलसुम और इनायत चक 34 जाने में कोई ख़तरा बाकी नहीं रहा था। बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा था जनाब, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली, लेकिन मैं समझती हूँ कि रियाज का गलीज़ दिल इतनी आसानी से साफ़ होने वाला नहीं। वो मलिक वसीम की वजह से जालिमाना बातें करने से तो बाज आ गया था, लेकिन इसके मन का कीना और बुग़्ज़ उसे आराम और सुकून से बैठने नहीं देता था। उसने बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत मौका पाकर आज अपने दिल की भड़ास निकाल ली है। अल्लाह गारत करे इस शैतान को, मेरी बद्दुआ है कि वो कुत्ते की मौत मरे। तो तुम्हें पूरा यकीन है कि इनायत की मौत में रियाज के सिवा किसी और का हाथ नहीं हो सकता? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। मेरा दिल कहता है कि इनायत का कातिल वही है, वो पूरे तयक्कुन से बोली। तुम्हारे पास इस दावे का कोई ठोस सबूत भी है? मैंने पूछा। सबसे बड़ा सबूत मेरे दिल की आवाज़ है थानेदार साहब। इस नाजुक मौके पर मैंने बशीरा बीवी के दिल की आवाज़ को दबाने की कोशिश नहीं की और तसल्ली भरे लहजे में कहा, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं रियाज को थाने बुलाकर उससे कड़ी पूछगछ करूँगा। अगर वो इनायत के कत्ल में किसी भी तौर पर मुलव्विस पाया गया तो सज़ा से नहीं बच सकेगा। तुम्हारे साथ इंसाफ होगा बशीरा बीबी। मेरी इस तशफ़ी ने इसे बड़ी हद तक मुतमईन कर दिया। हाथ की पुश्त से वो अपनी आंखों को साफ करते हुए बोली, इसका अंदाज सवालिया था। थानेदार साहब, इनायत की लाश हॉस्पिटल से कब तक आएगी? कल दोपहर तक, मैंने मोहतात अंदाजे के मुताबिक जवाब दिया। वो लोग उसकी चीड़-फाड़ तो नहीं करेंगे ना? मकतूल के मासूम दिल वर्सा की जानिब से ये बड़ा नाजुक सवाल होता है, जिसके जवाब में इन्हें झूठी तसल्ली नहीं दी जा सकती। लिहाजा मैंने निहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा, लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया जाता है तो इसके पीछे मकतूल ही की भलाई छुपी होती है। मुख्तलिफ टेस्ट टेस्ट के लिए इसे चीर फाड़ करना बहुत ज़रूरी होता है।
इन टेस्ट से जो नताइज बरामद होते हैं वो कातिल तक पहुंचने में हमारी बहुत मदद करते हैं। मैंने इसीलिए इनायत की लाश और आला कत्ल को सरकारी अस्पताल भिजवाया है कि जल्द से जल्द तुम्हारे बेटे के कातिल को कानून की गिरफ्त में ला सकूं। इसकी आंखों में मुझे इत्मीनान झलकता नजर आया। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने पूछा, थानेदार साहब, सरकारी अस्पताल वाले तो आपको टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट कल दोपहर में देंगे, क्या आप वो रिपोर्ट मिलने के बाद रियाज को गिरफ्तार कर लेंगे? रियाज की गिरफ्तारी के लिए मुझे किसी रिपोर्ट के इंतजार की ज़रूरत नहीं। मैंने उसके जज्बात की तर्जुमानी करते हुए मजबूत लहजे में कहा, मैं अभी थाने जा रहा हूँ। तुम समझ लो कि आज का सूरज गुरूब होने से पहले रियाज हवालात में होगा। ये आपने की है ना असली थानेदारों वाली बात। वो बड़ी गहरी नज़र से मुझे देखते हुए बोली, जब मेरा बेटा जिंदा नहीं तो इस शैतान रियाज को भी जेल ही में पड़ा होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जितनी भी जल्दी मुमकिन हो रियाज को फांसी पर लटका देना चाहिए। बशीरा बीवी के दिल में रियाज के लिए सिवाय नफरत के और कुछ भी नहीं था। मैं नहीं जानता था कि रियाज कितना बुरा इंसान है। मुझे ये भी यकीन नहीं था कि इसी ने इनायत को कत्ल किया है, लेकिन मकतूल की मां ने इस पर अपने मजबूत शक का इजहार किया था। बाल्फाज़ दीगर रियाज को अपने बेटे का कातिल गिरदानते हुए इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लिहाजा रियाज की गिरफ्तारी लाजिम ठहरती थी। मैं बशीरा बीवी को तसल्ली दिलासा देकर इसके घर से निकल आया। थाने में एक और हंगामा मेरा मुंतजिर था। मैंने मेन बाजार की तरफ आने से पहले कांस्टेबल शहजाद को मौजा नूरपुर रवाना किया था ताकि वो हफीज़, मुश्ताक अहमद, नाजिम और इफ्तिखार बाजवा नामी इन चारों जमींदारों को थाने ले आए। इनसे मैं गुमशुदा नज़ीर जट के बारे में पूछगछ करना चाहता था। मैं बशीरा बीवी से निमटने के बाद जब थाने पहुंचा तो पता चला शहजाद सिर्फ नाजिम अली को अपने साथ लेकर आया है, और वो भी एक बुरी खबर के हमरा। मैं अपनी सीट पर आकर बैठा तो एएसआई आसिफ मेरे कमरे में चला आया। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया कि मलिक साहब, गुमशुदा नज़ीर जट की तलाश का मामला शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया है। क्या मतलब? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जनाब, नज़ीर जट की लाश मिल गई है, एएसआई ने जवाब दिया, और वो भी बड़ी शर्मनाक हालत में। आसिफ, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी हैरत से चंद हो गई। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से असबात में सर हिलाते हुए बोला। नज़ीर जट की लाश नाजिम अली के खेतों के अंदर पड़ी मिली है, इसीलिए सिर्फ नाजिम अली ही को थाने बुलाया है। मेरा मतलब है कि थाने लाया गया है। लाश को सबसे पहले नाजिम अली ने देखा था। नज़ीर जट कमाद के खेतों के अंदर अलिफ नंगा मुर्दा हालत में पड़ा हुआ था। जनाब, मैंने मौके पर जाकर इब्तिदाई कार्रवाई कर दी है, लेकिन नज़ीर जट की लाश अभी तक उधर खेतों ही में पड़ी है, आपके मुआयने के लिए। वो लम्हे भर को रुका, फिर इजाफा करते हुए बोला, आपको फौरी तौर पर इसलिए इतला नहीं दी गई कि आप अभी एक इंतहाई ज़रूरी मामला निपटाने गए हुए थे। मैंने सोचा आप वापस आएंगे तो सब बता दूंगा। तुमने बिल्कुल ठीक सोचा था आसिफ, मैंने गंभीर लहजे में कहा। लगता है आज कत्ल की वारदातों का दिन है। क्या नज़ीर जट की घरवाली को इस सानहे की इतला मिल चुकी है? जी, पूरे नूरपुर को पता चल चुका है कि नाजिम अली के खेतों में नज़ीर जट की अलिफ नंगी लाश पड़ी हुई मिली है, एएसआई ने जवाब दिया। मैं जब जाए वकुआ पर पहुंचा तो मकतूल की बेवा फरीदा वहां मौजूद थी। नाजिम अली ने चारा बांधने वाली एक चादर खाली करके चादर नज़ीर जट की लाश के ऊपर डाल दी थी ताकि इसकी बरहनगी को छुपाया जा सके। फरीदा की हालत बहुत बुरी है जनाब, मैंने बड़ी मुश्किल से उसको घर जाने पर मजबूर किया था। क्या वकुए पर इस वक्त अमले का कोई बंदा मौजूद है? मैंने पूछा। एएसआई ने उस बात में गर्दन हिलाई और बताया कि मैं थाने से निकलते वक्त अपने साथ कांस्टेबल सरफराज को ले गया था। इसे मैं इधर खेतों ही में लाश की निगरानी के लिए छोड़ आया हूँ। वेरी गुड, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। फिर पूछा, नज़ीर जट को किस तरह कत्ल किया गया है? गोली मारकर, खंजर घोंपकर, या? नहीं जनाब, वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा। मलिक साहब, मैंने बड़ी तवज्जो से नज़ीर जट की लाश का मुआयना किया है। मेरे अंदाजे के मुताबिक गर्दन तोड़कर इसे मौत के घाट उतारा गया है। पूरे बदन पर किसी जख्म या चोट का निशान मौजूद नहीं, लेकिन गर्दन के अकबी हिस्से में मखसूस किस्म की सूजन नजर आई है, और गर्दन की हड्डी भी एक तरफ को ढलकी हुई दिखाई देती है। साफ महसूस होता है कि किसी ताकतवर शफाफ शख्स ने नज़ीर जट की गर्दन को अपने बाजू की गिरफ्त में जकड़कर एक खतरनाक झटका दिया है, और इस बदनसीब की गर्दन का मनका टूट गया है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई मलिक साहब, वो
बोला। सवालिया नज़र से मुझे देखकर बोला, कौन सी बात? मैंने पूछा। वो बोला, नज़ीर जट को कत्ल कर दिया था या कराया गया था, मगर इसे बेलबास करने की क्या ज़रूरत थी? क्या तुमने हादसे और वारदात के इर्द गिर्द का अच्छी तरह जायज़ा लिया था? मैंने पूछा। जी सर, मैंने कमाद के पूरे खेत का बारीकबीनी से जायज़ा ले लिया है जनाब, वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला। मैंने सनसनाते हुए लहजे में सवाल किया, क्या तुम्हें कमाद के खेत में कहीं नज़ीर जट का लिबास या जूते पड़े हुए मिले? नहीं जनाब, ऐसी तो कोई चीज़ नज़र नहीं आई, वो सोचती हुई नज़र से मुझे देखते हुए बोला। लेकिन आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि नज़ीर जट का कातिल जो कोई भी है, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, वही नज़ीर जट का लिबास पहनकर जाए वकुआ से फरार हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि कातिल बेलिबास था? एएसआई ने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा। हाँ, मैंने असबात में गर्दन हिलाई। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है। क्या इसके अलावा कोई और मतलब भी है? उसकी उलझन में इजाफा हो गया। मैंने अपनी सोच के मुताबिक वजाहत करते हुए कहा, पहली बात तो ये है कि कातिल के पास लिबास नहीं था। उसने लिबास के हुसूल की खातिर नज़ीर जट को कत्ल किया है और इसका लिबास पहनकर जाए वकुआ से चलता बना। लेकिन ये इम्कान मुझे खासा कम नज़र आता है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ किया, एक गहरी सांस ली और फिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए कहा, दूसरी सूरत ये बनती है कि कातिल अपने लिबास से छुटकारा हासिल करना चाहता था, इसलिए इसने नज़ीर जट को कत्ल किया और उसका लिबास पहना, अपने लिबास को बगल में दबाया और खामोशी से किसी जानिब निकल गया। दोनों सूरतों में नज़ीर जट का कत्ल महज लिबास के हुसूल की खातिर किया गया है। एएसआई ने उलझन ज़दा अंदाज में कहा, मलिक साहब, क्या इससे ये नहीं साबित होता कि कातिल के साथ कोई इमरजेंसी लगी हुई थी? तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है आसिफ, मैंने तायदी अंदाज में कहा। ये वारदात कत्ल की है, किसी दुश्मनी का नतीजा नहीं। तुम इसे एक अफसोसनाक वाक़या कह सकते हो। नज़ीर जट की बदकिस्मती कि वो इत्तेफाक से एक ऐसे आदमी से टकरा गया कि जिससे सिर्फ अपनी सलामती की परवाह थी। वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था और उसने करके भी दिखाया। ये कौन हो सकता है मलिक साहब? आसिफ ने सरसराते हुए लहजे में पूछा। आओ देखते हैं। मैं कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। मैं पहले लाश का जायज़ा लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दूं, फिर इस मामले पर सर जोड़कर बैठेंगे और इसके साथ ही दूसरे मामले पर भी बात करेंगे, राजा इनायत के कत्ल का मामला। एएसआई के चेहरे पर फिक्रमंदी की लकीरें नमूदार हुईं। पे दर पे कत्ल की 2 वारदातें सर पर आन पड़ी थीं। ये फिक्रमंदी और परेशानी वाली बात तो थी ही। आसिफ ने इसी परेशानी के साथ मुझसे कहा, नाजिम अली तो बाहर बैठा है मलिक साहब, इससे कोई पूछगछ करना है या इसे घर में वापस भेज दिया जाए? नाजिम अली से बात होगी मगर लाश के मुआयने के बाद, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। इसे भी साथ ले चलो, उधर खेतों ही में मैं से पूछगछ कर लूँगा। ओके मलिक साहब, वो फिक्रमंदी से बोला। एएसआई आसिफ की तहकीक बिल्कुल दुरुस्त थी। नज़ीर जट की लाश गर्दन तोड़कर इसे मौत के घाट उतारा गया था। इसकी लाश को देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसे ज़िंदगी की कैद से आज़ाद हुए कम से कम 18-19 घंटे गुजर चुके थे। यानी इस कातिलाना वारदात का वक्त गुज़िश्ता रोज़ शाम के बाद या फ़ौरन बाद तय किया जा सकता था। इसके जिस्म पर मुझे किसी तशद्दुद या अमूमी चोट का कोई निशान नज़र नहीं आया। मौके की ज़रूरी कार्रवाई एएसआई निपटा चुका था। रही सही कसर मैंने पूरी कर दी और पहली फुर्सत में नज़ीर जट की लाश को खाली चारपाई पर चादर में लपेटकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाने के गर्ज से रवाना कर दिया। इस लाश के साथ कांस्टेबल सरफराज गया था। चंद घंटे पहले भी मेरे थाने की हदूद से कांस्टेबल जमशेद की मईयत में राजा इनायत की लाश को हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। अस्पताल का अमला और डॉक्टर्स भी हैरान होंगे कि मेरे इलाके में अचानक ये क्या होने लगा है। नज़ीर जट की लाश को अस्पताल भिजवाने के बाद मैंने ज़मींदार नाजिम अली को पकड़ लिया। नाजिम अली ने अपने खेतों में लाश को दरियाफ्त किया था, लिहाजा इसका बयान ज़रूरी था। अगर नूरपुर गांव से बाहर निकलकर शमशाबाद की तरफ बढ़ें तो दोनों गांवों के दरमियान खेतों का सिलसिला फैला दिखाई देता था। जिन 4 ज़मींदारों से मकतूल नज़ीर जट की अलेख सलेख थी, इनकी ज़मीनें कुछ इस तरतीब से पड़ती थीं। गांव से निकले तो चंद खेत छोड़कर नाजिम अली की अराजी थी, इसके बाद इफ्तिखार बाजवा के खेत थे, इफ्तिखार के बाद मकतूल का नंबर आता था। नज़ीर जट की ज़मीन के बाद अलल तरतीब मुश्ताक अहमद
और मेहर हफीज की ज़मीन थी। गोया नज़ीर जट की ज़मीन इन चारों के दरमियान वाक़ थी। वापस घर आने के लिए नाजिम अली और इफ्तिखार बाजवा के खेतों के पास से गुजरना पड़ता था। वो कत्ल चूँकि शाम के वक्त हुआ था, लिहाजा ये कयास किया जा सकता था कि मकतूल नज़ीर जट गुज़िश्ता शाम को जब वापस अपने घर की तरफ आ रहा था तो नाजिम अली के खेतों के पास से गुजरते हुए कातिल ने अचानक उस पर हमला कर दिया होगा। नाजिम अली की उम्र लगभग 50 साल रही होगी। वो आम सी शक्ल सूरत का मालिक एक सेहतमंद देहाती था। उसने मुझे बताया कि जब हस्बे मामूल आज सुबह अपने खेतों पर पहुंचा तो सब कुछ ठीक ठाक था। इन दिनों गन्ने की फसल की कटाई हो रही थी। नाजिम कमाद की कटाई करते हुए जब खेत की गहराई में यानी खेत के अंदर पहुंचा तो इसी वक्त उसने नज़ीर जट की लाश देखी थी। वो नज़ीर जट को इस हालत में मुर्दा देखकर वहशतज़दा रह गया। थोड़ी देर तक तो उसकी समझ में ना आया कि वो क्या करे। फिर जब उसके औसान बहाल हुए तो उसने खेत में से बाहर निकलकर शोर मचाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वहाँ आधी दर्जन के करीब लोग जमा हो गए। वो अपनी बात मुकम्मल कर चुका तो मैंने पूछा, नाजिम अली, क्या लाश को देखते ही तुम्हें पता चल गया था कि वो नज़ीर जट है या? मैंने सवालिया अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो वो जल्दी से बोला, जनाब, मैं तो अपने ध्यान में कमाद की फसल को काटते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक जब एक नंग धड़ंग बंदे पर मेरी नज़र पड़ी तो दरांती मेरे हाथ से छूट गई। उसने ज़रा तवक्कुफ करके एक झुरझुरी ली, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, सच कह रहा हूँ थानेदार साहब, मैं एक अलिफ नंगी लाश को अपने सामने देखकर दहशत में मुब्तला हो गया था। फिर जब अकल ने थोड़ा काम करना शुरू किया तो मैंने नज़ीर जट का चेहरा देखकर फ़ौरन इसे पहचान लिया। ये मेरा पहला तासुर था कि वो मर चुका है, जो बाद में दुरुस्त साबित हुआ। आपके एएसआई साहब ने भी यहाँ आकर इस बात की तस्दीक कर दी कि नज़ीर जट अब इस दुनिया में बाकी नहीं रहा। यह है कुल कहानी जनाब। मैंने गंभीर अंदाज में सर को असबाती जुम्बिश दी और नाजिम अली से पूछा, कल शाम जब तुम अपने खेतों से घर की जानिब रवाना हुए तो क्या नज़ीर जट अपने खेतों में मौजूद था? जी हाँ, वो अपने खेतों में काम कर रहा था, उसने जवाब दिया। दरअसल कल मैं ज़रा जल्दी घर चला गया था। मेरी कमर में दर्द होने लगा है। 3-4 घंटे मुसलसल काम करूं तो फिर थोड़ा आराम करना पड़ता है। कल का पूरा दिन मैंने बेहद मसरूफ़ गुजारा था, लिहाजा शाम को मामूल से पहले मैं घर चला गया और उस वक्त नज़ीर जट भला चंगा अपने खेतों में काम कर रहा था। मैंने इससे पूछा भी था कि चल नहीं रहे हो, तो उसने जवाब दिया था कि नहीं, आज मुझे देर हो जाएगी। इसे गुज़िश्ता रोज़ वाकई देर हो गई, बहुत ज़्यादा देर। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। फिर पूछा, नाजिम अली, क्या ये बात तुम्हारे इल्म में थी कि पिछली रात नज़ीर जट अपने घर नहीं पहुंचा था? नहीं जनाब, आज सुबह तक तो मुझे इस बात का पता भी नहीं था। वो साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बोला, मुझे तो इसकी लाश दरियाफ्त होने और फरीदा के यहाँ आने के बाद पता चला कि वो पिछली रात से गुम था और आज सुबह फरीदा अपने हमसाय याकूब को साथ लेकर आपके पास अपनी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने गई थी। हाँ, ये बात सही है कि फरीदा इसी मकसद से थाने आई थी। मैंने तस्दीकी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। मैंने बहुत कुरेद कर इससे और याकूब से ये जानने की कोशिश की थी कि नज़ीर जट की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी, ताकि मैं इसकी तलाश करने से पहले अपने लिए कोई राह मुतय्यन कर सकूं। लेकिन मुझे अपनी इस कोशिश में ज़रा भी कामयाबी हासिल नहीं हुई और मैंने फरीदा को तसल्ली तशफ़ी देकर रुखसत कर दिया। इसके बाद इधर शमशाबाद में भी एक हंगामी सूरत हाल पेश आ गई और मुझे उस तरफ मसरूफ़ होना पड़ा। वहाँ से निमट कर आया हूँ तो यहाँ हंगामी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। लगता है आज का पूरा दिन इसी तरह कटेगा। मैंने सांस दुरुस्त करने के लिए थोड़ा तवक्कुफ़ किया, फिर असल नुक्ते को उजागर करते हुए नाजिम अली से इस्तफसार किया, नाजिम अली, क्या तुम नज़ीर जट के किसी दुश्मन के बारे में भी मुझे बता सकते हो? जनाब, इस भले मानस आदमी से भला कौन दुश्मनी करेगा? वो गहरी संजीदगी से बोला। वो किसी की अच्छाई बुराई पर नज़र ही नहीं रखता था। इसे इस बात से कतई कोई मतलब नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो अपने काम से काम रखने वाला बंदा था जी। लेकिन नाजिम अली, ये बात तो तुम भी मानोगे कि नज़ीर जट के साथ जो कुछ भी हुआ है वो किसी दोस्त का काम नहीं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इसका कोई ना कोई तो दुश्मन होगा। जहाँ इंसान के 10 दोस्त होते हैं वहाँ एक आध दुश्मन भी मौजूद होता है।
मैं आपकी दोस्ती और दुश्मनी वाली बात से पूरा इत्तेफाक करता हूँ जनाब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। लेकिन मैं समझता हूँ कि नज़ीर जट के साथ कोई और मामला हुआ है। कोई और मामला? मैंने इस्तेजाबिया नज़र से उसकी तरफ देखा। नाजिम अली, आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? जनाब, वो बदस्तूर गहरी संजीदगी से बोला, मेरे ख्याल के मुताबिक नज़ीर जट किसी लपेटे में आ गया है। लपेटे में? किसके लपेटे में? जनाब, मेरी खेतों वाली ज़मीन बड़ी भारी है, वो सरासीमा अंदाज में बताने लगा। एक दिन मैंने यहाँ इसे देखा था। इस वक्त शाम हो चुकी थी और तमाम लोग अपने घरों को जा चुके थे। मैं इसे देखते ही डर गया था। किसको देखकर तुम डर गए थे नाजिम अली? मैंने झुंझुलाहट आमेज लहजे में पूछा। तुम्हारी बात मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी। जनाब, आप तो माशाल्लाह समझदार हैं, वो थूक निगलते हुए बोला। मैं इस मखलूक की बात कर रहा हूँ जिनका किस्सा बहुत मशहूर है और अल्लाह ताला ने जिन्हें आग से बनाया है। वो अल्लाह का बंदा नज़ीर जट की मौत को हादसाती करार देते हुए किसी जिन वगैरह से मंसूब करने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसकी सोच में मुदाखलत करके किसी नई बहस का दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत महसूस नहीं की और सवालिया नज़र से इसे देखते हुए कहा, फिर ये जनाब के? वो दोबारा थूक निकलते हुए बोला, मैंने देर तक खेतों में रुकना छोड़ दिया। मगरिब की अजान जब होती है मैं अपने घर पहुंच चुका होता हूँ। कल नज़ीर जट देर तक खेतों में मौजूद था, इसलिए किसी जिन वगैरह ने उसकी गर्दन मरोड़कर तुम्हारे खेतों के अंदर उसे फेंक दिया। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही तंज़िया अंदाज में कहा, और वो जिन साहब जाते हुए नज़ीर जट के कपड़े भी उतार कर अपने साथ ले गए, है ना? जनाब, अल्लाह की मखलूक बड़ी शरारती होती है, वो गहरी संजीदगी से बोला। अगर आपको मेरी इस बात का यकीन नहीं तो किसी मौलवी साहब से पूछ सकते हैं। ये नारी लोग इंसानों को तंग और परेशान करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की शरारतें करते रहते हैं, और अगर कोई इनके लपेटे और झपेटे में आ जाए तो ये इसकी जान लेने से भी दरेग नहीं करते। उसने एक खौफनाक झुरझुरी ली और खामोश हो गया। मैंने इसका दिल रखने के लिए कह दिया, ठीक है, मैं ये मसला किसी मौलवी साहब से ज़रूर पूछूंगा। नाजिम अली के चेहरे पर कुछ इत्मीनान झलकने लगा। मैंने मौके पर मौजूद मुख्तलिफ अफराद से भी नज़ीर जट और इसके किसी ऐसे दुश्मन के बारे में सवालात किए जो इसकी जान ले सकता था। इस वाक़ये की खबर तो सबको हो गई थी, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसा जवाब मौसूल नहीं हुआ कि उंगली पकड़कर मैं नज़ीर जट के कत्ल की गुत्थी को सुलझा सकता। मैंने इस सिलसिले में मेहर हफीज़, मुश्ताक अहमद और इफ्तिखार बाजवा से भी तफसीली बात की, मगर कोई खातिर खा नतीजा बरामद ना हो सका। थाने वापसी से कबल मैंने फरीदा के घर जाकर इससे एक मुख्तसर सी मुलाकात भी की। ये मुलाकात बुनियादी तौर पर एक पुरसे की हैसियत रखती थी। पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी भी बड़ी अजीब व गरीब है। एक तरफ तो ख़तरनाक कातिलों और खौफनाक मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए जान को कदम कदम पर जोखम में डालना पड़ता है, दूसरी जानिब ढीठ फितरत के जाहिल मुजरिमों की ज़ुबान खुलवाने के लिए बाज़ औक़ात मजबूरन तफ्तीश के नाम पर तशद्दुद की भी मार देना पड़ती है, और तीसरी सिमत किसी अफसोसनाक वाक़ये की मुतासरीन से अज़हारे हमदर्दी भी करना पड़ता है, और आज ये काम कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। थोड़ी देर पहले मैं मकतूल राजा इनायत की मां बशीरा बीवी को तसल्ली तशफ़ी के बाद ये यकीन दिलाकर आया था कि मैं बहुत जल्द इसके बेटे के कातिल को गिरफ्तार कर लूँगा, और अब यही अमल नज़ीर जट की बेवा फरीदा के साथ दोहरा रहा था। तुम फिक्र ना करो फरीदा, ये मेरा तुमसे वादा है कि नज़ीर जट के कातिल बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होगा, और मैं उसे करारे वाकई सज़ा दिलवाऊंगा, तो तुम देखना कि वो कितनी जल्दी पकड़ा जाता है। नज़ीर जट तो हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया, वो रुहासी आवाज़ में बोली। इसका कातिल गिरफ्तार हो या आज़ाद घूमता फिरे, हमें से क्या फ़र्क पड़ेगा। मेरी बच्ची के सर से तो बाप का साया उठ गया और मैं बेवा हो गई हूँ। ये नुकसान तो कभी पूरा नहीं होगा। मैं तुम्हारी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ फरीदा बीबी, मैंने हमदर्दी भरे अंदाज में कहा। मैं अपनी तफ्तीश के ज़ोर पर ज़मीन आसमान एक कर दूंगा, लेकिन इससे तुम माँ बेटी को पहुँचने वाले नुकसान को पूरा नहीं किया जा सकता, मगर इस ज़िया की तलाफ़ी तो किसी हद तक की जा सकती है ना। कानूनी नुक्ताए निगाह में इसकी तलाफ़ी का सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता थानेदार साहब? उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। सज़ा का रास्ता, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। अगर नज़ीर जट के कातिल को फांसी हो जाए
तो कानून की जीत होगी। इस तरह मेरा ज़मीर भी मुतमईन हो जाएगा कि मैंने बहैसियत पुलिस ऑफिसर अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। इस वजाहत पर फरीदा बीवी ने कोई तबसरा करना ज़रूरी न समझा, तो मैंने इससे मकतूल नज़ीर जट के लिबास के बारे में सवाल कर डाला। कातिल और मकतूल को बरहे न करके उसका लिबास ले गया था, जिससे इस इम्कान का रास्ता दिखता था कि कातिल को किसी भी हवाले से एक लिबास की अशद ज़रूरत रही होगी। अगर नज़ीर जट के गुमशुदा बल्कि मसरूका लिबास की तफसील मेरे जहन में नक्श होती तो इस तरह कातिल की तलाश में काफ़ी आसानियां पैदा हो सकती थीं। फरीदा बीवी के जवाब के मुताबिक नज़ीर जट पकुआ के रोज़ खद्दर का भूरा कुर्ता, सफ़ेद पापलीन का तहमद पहने हुए था। पाँव में चमड़े की जूती थी और खद्दर के कुर्ते के नीचे इसने बनियान और स्वेटर भी पहना हुआ था। स्वेटर हाथ का बुना हुआ ऊनी था, जिसमें नीली और सुर्ख धारियों का डिज़ाइन बना हुआ था। मैंने इस लिबासी तफसील को अपने जहन पर नक्श किया और फरीदा बीवी नसरीन को दिलासा देकर नूरपुर से वापस आ गया। थाने आकर मैंने 2 अहम काम किए। मैंने फ़ौरन हवलदार गुलाम हुसैन को अपने कमरे में तलब कर लिया। गुलाम हुसैन की उम्र 40 से ज़्यादा थी। वो बज़ाहिर एक ढीला ढाला और सुस्तुल वजूद पुलिस वाला दिखाई देता था, लेकिन मैं जानता था कि इसे आदाब हवलदारी कितने अजबर हैं। वो जब एक्शन में होता था तो चालाक से चालाक और सफ़ाक से सफ़ाक मुजरिम की भी चीखें बोल जाती थीं। वो मेरे सामने आकर खड़ा हुआ और बड़े अदब से बोला, हुक्म मलिक साहब। हुक्म नहीं, कार सरकार है गुलाम हुसैन। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम बैठ जाओ, फिर बताता हूँ। एसआई आसिफ भी इस वक्त कमरे में मौजूद था। हवलदार और आसिफ पर एक उचटती सी नज़र डालकर कुर्सी पर बैठ गया। मैंने खकार कर गला साफ किया और कहा, गुलाम हुसैन, वो अपना खोजी है ना लतीफ़ शाह, क्या आजकल वो इधर शमशाबाद में ही है? बिल्कुल इधर ही है जनाब, उसने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। अभी 2 दिन पहले ही तो उससे मेरी मुलाकात हुई है। बड़ा उदास हो रहा था बेचारा। क्यों? मैंने मुतसब्बिब नज़र से उसे देखा। तुमने उसकी उदासी का सबब जानने की कोशिश की? मैंने पूछा था उससे। हवलदार साहब, जनाब, वो तो आपका शिकवा कर रहा था। मेरा शिकवा? मैंने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने उसे क्या नुकसान पहुंचाया है कि वो मेरी शिकायत कर रहा था? वो कह रहा था जनाब के हवलदार वजाहत करते हुए बोला, बेकार में बैठ कर हाथ पाँव को जंग लग रहा है। पिछले 6 माह में मलिक साहब ने मुझे कोई काम नहीं दिया। ये सर्दियों का मौसम भी यूं ही चुपचाप गुजर गया तो मैं अपाहिज बनकर रह जाऊंगा। इसका मतलब है कि मैंने बिल्कुल दुरुस्त वक्त पर लतीफ़ शाह को याद किया है। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, तुम इसे फ़ौरन थाने बुला लो। मैंने उसके लिए बड़ी अहम मसरूफियत निकाल ली है। हवलदार ने बड़ी गहरी नज़र से मुझे देखा और कहा, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो आप राजा इनायत वाले मामले में शाजी से मदद लेना चाहते हैं। तुम्हारा अंदाज़ा बड़ी हद तक दुरुस्त है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। मैं राजा इनायत के अलावा नज़ीर जट के मामले के लिए भी लतीफ़ शाह के हुनर को आजमाना चाहता हूँ। ठीक है जनाब, मैं शाहजी को आपके सामने हाजिर कराता हूँ। मैंने हवलदार को जाने की इजाज़त दे दी और साथ ही ये भी कहा, गुलाम हुसैन, तुम कांस्टेबल शहजाद को मेरे पास भेज दो। वो अच्छा जी कहकर रवाना हो गया। थोड़ी देर के बाद शहजाद अहमद मेरे सामने खड़ा था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, सुबह से भाग दौड़ करते करते थक तो नहीं गए हो? थकावट कैसी मलिक साहब? वो बेपरवाही से बोला, आजकल तो मौसम ही इतना प्यारा हो रहा है कि काम करने में मज़ा आ रहा है। शाबाश, मैंने सताइशी अंदाज में कहा। मेरा मतलब है कि तुम्हें फौरी तौर पर किसी नए मिशन के लिए रवाना किया जा सकता है। क्यों नहीं जनाब, मैं हाजिर हूँ। वो सीना फुलाते हुए बोला, हुक्म करें, जाना कहाँ है? चक 34, मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, जिसे सब लोग चक 34 कहते हैं। खैरियत तो है मलिक साहब? वो चौंक कर मुझे देखने लगा। चक 34 तो मकतूल राजा इनायत की ससुराल है। तुम्हें मकतूल की ससुराल ही जाना है, मैंने हतमी लहजे में कहा, और मकतूल के बड़े साले रियाज को पकड़कर थाने लाना है। मैं इससे कड़ी पूछगछ करना चाहता हूँ। मकतूल की माँ बशीरा बीवी ने इस वारदात के लिए रियाज पर अपने शक का इजहार किया है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि रियाज को सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास नहीं होना चाहिए।
आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं मलिक साहब, वो मजबूत लहजे में बोला। मैं चूंकि बिल्कुल बेफिक्र नहीं हो सकता था, इसलिए तंबीही अंदाज में कहा, शहजाद, अगर तो राजा इनायत के कत्ल की खबर अभी तक चौंती नहीं पहुंची तो तुम्हें बहुत मोहतात अल्फाज में इन्हें इस सानहे के बारे में बताना है। अगर मकतूल की बीवी कुलसुम तुम्हारे साथ आना चाहे तो उसे भी ले आना, और अगर ये इतला चकचौंधी की फिजा में पहुंच चुकी है तो तुम मोहतात रवैये का मुजाहरा करते हुए हर सूरत में रियाज को अपने साथ लेकर आओगे। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके फिर इजाफा करते हुए कहा, अगर महसूस करो कि घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो तुम्हें उंगली टेढ़ी करने के लिए तमाम तर इख्तियारात हासिल होंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? बिल्कुल समझ गया जनाब, वो बड़े एतमाद से बोला। एक बात का और भी ख्याल रखना। मैंने जुमला नामुकम्मल छोड़ा तो वो सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, पहले मैंने 4 बंदों को बुलाने के लिए तुम्हें नूरपुर भेजा था और तुम सिर्फ एक को उठा लाए थे। अब एक को बुलाने के लिए भेज रहा हूँ तो कहीं तुम 4 को नहीं उठा लाना। ये बात मैंने मजाक के से अंदाज में कही थी, लेकिन वो संजीदा हो गया और बोला, और वो जो आपने इनायत की बीवी कुलसुम की बात की है, कुलसुम बंदा नहीं बंदी है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, कुलसुम के सिलसिले में तो मजबूरी है, उसके शौहर का कत्ल हुआ है। अगर अपने भाई रियाज के साथ वो आना चाहे तो तुम एतराज़ न करना। ठीक है जनाब, मैं चकचौंधी जा रहा हूँ, वो बड़े अज़्म से बोला। शाम से पहले मैं रियाज को लेकर आपके सामने खड़ा हूँगा। शाबाश, मैंने तारीफ़ी नज़र से उसे देखा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रियाज जल्द इज़्ज़त जल्द मेरे कब्ज़े में हो। कांस्टेबल शहजाद मुझे सलाम करके रुखसत हो गया तो एएसआई आसिफ ने दिलचस्पी भरे लहजे में पूछा, मलिक साहब, क्या वाकई बशीरा बीवी ने रियाज पर कातिल होने का शक जाहिर किया है? दिन का आधे से ज़्यादा हिस्सा भाग दौड़ और अफरा तफरी की नज़र हो गया था और आइंदा के बारे में भी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता था। मैं राजा इनायत की लाश को सरकारी अस्पताल रवाना करने के बाद जब से आसिफ के साथ था, बशीरा बीवी और उसके ज़ाहिर करदा शक के सिलसिले में उससे बात करने का मौका ही नहीं मिल सका था। लिहाजा इसके सवाल का जवाब देते हुए मैंने इसे ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुख्तसरन आगाह कर दिया। उसने पूरी बात तवज्जो से सुनी और सोच में डूबे हुए लहजे में बोला, नज़ीर जट का कोई दुश्मन बदख्वाह तो सामने नहीं आ सका, लेकिन गनीमत है कि राजा इनायत के कत्ल के सिलसिले में एक नाम तो मंजर आम पर आया। इस केस की तहकीक और तफ्तीश में एक आसानी तो पैदा हुई। मैंने इसीलिए रियाज को थाने बुलाया है ताकि उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त की जा सके। मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, बशीरा बीवी को तो 101% ही रियाज पर शक है। अब देखते हैं वो अल्लाह का बंदा किस मीटर बैंड से बात करता है। मीटर बैंड से याद आया मलिक साहब, कुछ चौंके हुए लहजे में बोला, आपका रेडियो ठीक होकर आया या नहीं? इसके सवाल पर मैंने सवाल कर दिया, क्या तुम्हें इलियास घुमन की शक्ल नजर आई है? नहीं जनाब, एएसआई ने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा, वो तो काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं दिया। पुलिस तो बस, तो फिर समझ लो मेरा रेडियो भी अभी शमशाबाद नहीं पहुंचा। मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, इलियास घुमन नामी वो बंदा शमशाबाद का रहने वाला था और अक्सर व पेशतर उसका थाने में भी आना जाना रहता था। वो दरपर्दा पुलिस के एक मुखबिर की हैसियत से भी काम करता था। इलियास घुमन का बहनोई उधर शहर में रहता था और वो एक मैकेनिक था। इसे रेडियो के काम में अच्छी खासी महारत हासिल थी। मेरे पास एक रेडियो था जिस पर मैं कभी कभार गाने और खबरें सुन लेता था। मेरे रेडियो के कॉइल में कोई गड़बड़ हो गई थी जिसके सबब आवाज़ में नाखुशगवार सी झिरझिराहट पैदा हो गई थी। अब की बार इलियास घुमन अपनी बहन से मिलने शहर जाने लगा तो वो मेरा रेडियो भी साथ ले गया था ताकि अपने बहनोई रफीक से इसे ठीक करा सके। मेरे अंदाजे के मुताबिक अब तक इसे शमशाबाद वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। हमारे दरमियान आज रूनुमा होने वाले सनसनीखेज वाक़यात पर बातचीत जारी थी कि हवलदार गुलाम हुसैन अपने मिशन से कामयाब वापस लौट आया। वो खोजी बाबा लतीफ़ शाह को अपने साथ ले आया था। शाह जी, आपको ये पता नहीं कि मायूसी संगीन गुनाह समझी जाती है? मैंने लतीफ़ शाह की आंखों में देखते हुए पूछा। आप ठीक कहते हैं सरकार, वो मुतदिल लहजे में बोला। मैं मायूस नहीं बल्कि बेजार हो गया था। काफ़ी दिनों से जब आपने मेरे सुपुर्द कोई काम नहीं किया तो मुझे यूँ महसूस होने लगा जैसे मैं बेकार बैठा बैठा ख़त्म हो जाऊँगा।
खुश हो जाओ कि मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा काम निकाला है कि तुम्हारी सारी बेजारी और बेकारी का खात्मा हो जाएगा। मैंने सरसराते हुए लहजे में कहा, तुम्हें अभी एएसआई के साथ नूरपुर रवाना होना है। ये तुम्हें गाइड करेंगे, मैंने इन्हें सब कुछ समझा दिया है। लतीफ़ शाह ने इस बात में गर्दन हिलाई। उसकी आंखों में एक पेशेवराना चमक उभर आई थी। वो मुझे सलाम करके कमरे से निकला तो आसिफ ने मुझसे कहा, मलिक साहब, आपने मुझे खुरे और खोज वगैरह के बारे में तो सब कुछ समझा दिया है, लेकिन ये हिकमत समझ में नहीं आई कि आप इस काम का आगाज़ नूरपुर से क्यों कर रहे हैं। हम शमशाबाद से भी तो पहल कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते और इसकी एक ख़ास वजह है, मैंने ठोस अंदाज में कहा। वो सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने वजाहत करते हुए पूछा, आसिफ, हमने खोजी बाबा की खिदमत क्यों हासिल की हैं? जाहिर है कातिल का सुराग लगाने के लिए। कातिल नहीं, कातिलों का सुराग लगाने के लिए, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, क्योंकि हमारे थाने की हुदूद में 2 कत्ल हुए हैं और वो भी 2 मुख्तलिफ गाँव में। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले होने वाली गुफ्तगू में इस पहलू पर भी तो गौर किया है कि हो सकता है नज़ीर जट और राजा इनायत का कातिल कोई एक ही शख्स हो। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा। मैंने इसी तनाजुर में लफ्ज़ कातिल इस्तेमाल किया था। मैंने सरसरी लहजे में इजाफा किया, खोज का काम इसी बुनियाद पर शुरू किया जा रहा है कि नज़ीर जट और राजा इनायत का कातिल कोई एक ही शख्स भी हो सकता है। नज़ीर जट का कत्ल गुज़िश्ता रात के इब्तिदाई हिस्से में हुआ है, जबकि राजा इनायत को आज सुबह मौत के घाट उतारा गया है। लिहाजा इसकी मदद से खोजी पहले वक़ूए से आगाज़ करेगा। अगर कातिल का खुरा नूरपुर के गांव से निकलकर शमशाबाद की जानिब बढ़ता हुआ मिलेगा तो इससे हमारे ख्याल को तक़वियत मिलेगी। तुम खोज के काम को वहीं रोककर खोजी के साथ फ़ौरन शमशाबाद के मेन बाज़ार में मकतूल राजा इनायत की दुकान पर पहुंचोगे। इस वक़ूए पर भी अगर कातिल के कदमों के आसार मिल जाते हैं तो फिर ये बात पाया सबूत को पहुंच जाएगी कि इन दोनों कत्ल की वारदातों के पीछे किसी एक ही सफ़ाक कातिल का हाथ है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, इसके बाद हम ये सोचेंगे कि इन दोनों वारदातों में कदर मुश्तरक क्या है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि अगर नज़ीर जट और राजा इनायत को किसी एक ही शख्स ने कत्ल किया है तो फिर वो इन कारनामों के बाद किस तरफ गया है। यह मालूम हो जाएगा तो कातिल तक रसाई हासिल करने में बहुत आसानी रहेगी। अब सारी बात वजाहत के साथ मेरी समझ में आ गई है, वो जोश भरे लहजे में बोला। इस असना में ही मैं नूरपुर शाजी के साथ रवाना हो जाता हूँ। सूरज गुरूब होने में 3 साढ़े 3 घंटे ही बाकी हैं अभी। मेरा ख्याल है कि इस दौरान में कम से कम नूरपुर वाला काम तो निपट ही जाएगा। ज़रूर निपट जाएगा, मैंने तायदी अंदाज में कहा। बल्कि अगर मिनोइन मेरी हिदायत पर अमल किया गया तो मैं समझता हूँ कि तुम लोग शमशाबाद के मेन बाज़ार की ज़मीन को भी टच कर सकते हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो जनाब, वो मजबूत लहजे में बोला। मुझे आपकी हिदायत अच्छी तरह याद है। मैंने काम को आसान बनाने के लिए एएसआई आसिफ को ताकीद की थी कि नूरपुर वाली जाए वक़ूआ पर पहुंचकर वो महर हफीज़, मुश्ताक अहमद, नाजिम अली और इफ्तिखार बाजवा को बुलाकर लतीफ़ शाह से इनकी मुलाकात कराएगा। इस मुलाकात का बुनियादी मकसद सिर्फ इतना सा था कि खोजी बाबा इनके पाँव के खुरे के नमूने हासिल कर ले। इस तरफ के खेतों में वो जाए वक़ूआ के गिरदोनवा में इन्हीं लोगों की चलत फिरत रहा करती थी। मकतूल नज़ीर जट के खुरे का अंदाज़ा लगाने के लिए उसकी एक बिल्कुल वैसी ही जूती उसके घर से मंगवा ली गई थी जो उसने गुज़िश्ता रोज़ पहन रखी थी। नज़ीर जट का कातिल इसके जूते और लिबास भी अपने साथ ले गया था। इसका मतलब था कि वो मकतूल के जूतों की मौजूदगी में इसी के जैसा खुरा छोड़ता हुआ आगे बढ़ा होगा। अगर इन तमाम नुकात को जहन में रखकर खोजी अपने काम का आगाज़ करता तो कामयाबी यकीनी थी। वो 4-5 अफराद के खुरों में से कातिल का खुरा अलग शनाख्त कर सकता था। एएसआई सिर्फ लतीफ़ शाह के हमरा नूरपुर की जानिब रवाना हो गया। इसके बाद मैं अपने कमरे में बैठकर कांस्टेबल शहजाद की वापसी का इंतज़ार करने लगा। शाम से थोड़ी देर पहले मुझे बताया गया कि सफदर अली नामी कोई शख्स मुझसे मिलने आया है। मैंने इतला देने वाले कांस्टेबल से सफदर की आमद की गर्ज़ गायत दरियाफ्त की तो चौंक उठा। कांस्टेबल ने ड्रामाई अंदाज में बताया, मलिक साहब,
یہ بندہ آپ سے راجہ عنایت کے بارے میں کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہے۔ راجہ عنایت؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ تم مقتول راجہ عنایت کی بات کر رہے ہو نا؟ جی ہاں، کانسٹیبل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ فوراً اسے میرے پاس بھیجو، میں نے اضطراری لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد صفدر علی بنفس نفیس میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ صفدر علی کی عمر لگ بھگ 50 سال رہی ہوگی۔ قد متناسب، جسم مائل بفربی اور چہرے پر ہلکی سی داڑھی۔ وہ ایک معقول صورت شخص تھا۔ اس کا تعلق بھی شمس آباد ہی سے تھا۔ میں نے تنقیدی نظر سے اس کا جائزہ لیا اور گہری سنجیدگی سے پوچھا، ہاں صفدر، تم راجہ عنایت کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ جناب، میں صبح سے بھلا چنگا دکان پر اس کو چھوڑ کر گیا تھا، وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ واپس آیا ہوں تو پتہ چلا ہے کہ کسی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ مجھے تو بالکل یقین نہیں آ رہا تھانے دار صاحب، یہ ایک حقیقت ہے، اس لیے تمہیں یقین کر لینا چاہیے، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، صفدر علی، تم صبح راجہ عنایت کو دکان میں صحیح سلامت چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے اور اب کہاں سے واپس آ رہے ہو؟ اس اعتبار سے بھی صفدر میں میری دلچسپی بڑھ گئی تھی کہ وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنی آنکھوں سے آخری مرتبہ مقتول کو زندہ سلامت حالت میں دیکھا تھا، اور صفدر خود بھی اس حوالے سے مجھے کوئی خاص بات بتانے آیا تھا، گویا راجہ عنایت مرڈر کیس میں کوئی پیش رفت ہونے والی تھی۔ جناب، میں گڑھی معراج گیا ہوا تھا، اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہاں سے لوٹا ہوں۔ گڑھی معراج نامی وہ گاؤں قصبہ شمس آباد کے جنوب میں لگ بھگ 4 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ میں نے صفدر سے پوچھا، تم گڑھی معراج کس کام سے گئے تھے، اور کیا صبح کسی سلسلے میں راجہ عنایت سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی؟ جناب، ادھر گڑھی معراج میں میرا بڑا بھائی رضوان رہتا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ رضوان کی بیٹی سے میرے بیٹے جاوید کے رشتے کی بات چل رہی ہے، اسی سلسلے میں میں وہاں گیا تھا، اور جہاں تک راجہ عنایت سے ملاقات کا تعلق ہے، وہ چند لمحات کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں گھر سے نکل کر سیدھا اس کی دکان پر پہنچا تھا۔ مجھے اپنا خط بنوانا تھا۔ راجہ عنایت نے 10-15 منٹ میں میرا کام کر دیا اور میں بڑے اطمینان کے ساتھ گڑھی معراج روانہ ہو گیا۔ اب واپس آیا ہوں تو پتہ چلا ہے کہ صفدر علی، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، شمس آباد کے تمام وسنیکوں کو اس بات کی خبر ہو چکی ہے کہ راجہ عنایت کو کسی سفاک شخص نے شہرک کاٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی حیرت یا افسوس کرنے تھانے نہیں آیا، صرف تم آئے ہو۔ میں نے بات نامکمل چھوڑ کر انگلی سے اس کی جانب اشارہ کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم خاص طور پر یہاں آئے ہو تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ تمہارے پاس راجہ عنایت کے قتل کے حوالے سے کوئی اہم خبر ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جناب، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میرے ذہن میں ایک شک تو ہے، لیکن پتہ نہیں قانون کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہے بھی یا نہیں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اضطراری لہجے میں کہا کہ وہ کیا شک ہے، تم بتاؤ مجھے، میں فیصلہ کروں گا کہ اس کی اہمیت کس زاویے سے ہو سکتی ہے۔ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو اسی شک نے تمہیں تھانے آنے پر مجبور کیا ہے۔ بالکل یہی بات ہے، وہ تواتر سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس شخص کی شکل دیکھتے ہی مجھے عجیب سا لگا تھا۔ کون شخص؟ میں اچھل پڑا۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ جب میں خط بنوا کر راجہ عنایت کی دکان سے نکلا تو وہ دکان میں داخل ہو رہا تھا۔ صفدر نے برا سا منہ بنا کر مجھے تفصیل سے آگاہ کیا۔ اس کی شکل پر بڑی عجیب سی وحشت تھی، اور اس کا شکل بھی بالکل جنگلیوں جیسی تھی، سر اور داڑھی کے بال بے ترتیب، آنکھوں میں سرخی۔ اس نے لمحاتی توقف کر کے ایک جھنجھوری لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اگر مجھے گڑھی معراج جانا نہ ہوتا تو شاید میں اس شخص کے بارے میں جاننے کے لیے راجہ عنایت کی دکان پر کچھ دیر رک جاتا، تاہم پھر وہ بندہ کافی دیر تک میرے ذہن سے چپکا رہا۔ جب میں گڑھی معراج پہنچا تو گھر کے افراد کے ساتھ مصروف ہو گیا، پھر مجھے اس کا خیال نہیں آیا، لیکن ابھی شمس آباد آنے کے بعد جب میں نے سنا کہ راجہ عنایت کو صبح کسی نے قتل کر دیا ہے اور پولیس اس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے تو میرا دھیان فوراً اس جنگلی شخص کی طرف چلا گیا۔ پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں ایک ہی سوچ بار بار ابھر رہی ہے کہ راجہ عنایت کی موت میں اس بندے کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ صفدر علی نے اب تک جو کچھ بتایا تھا اور جو بات ہم تک پہنچائی تھی، اس کی افادیت
और अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता था। ये बड़े सनसनीखेज इंकशाफात थे और मैंने सरसराती हुई आवाज़ में इससे सवाल किया, सफदर अली, तुम्हारे बयान से मैंने अंदाज़ा लगाया है कि तुम इस मशकूक बंदे से कतई नावाकिफ़ थे। तुमने जब इसे पहले कभी देखा था? जी, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। वो इस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, वो मेरे लिए मुकम्मल अजनबी था। इसका मतलब है कि वो शमशाबाद का रहने वाला भी नहीं था? जी बिल्कुल। उसके जवाब की कतईयत बरकरार रही। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत नहायत ही अहम सवाल किया, इस मशकूक बंदे ने लिबास किस किस्म का पहना हुआ था? भूरे रंग का खद्दर का कुर्ता था जनाब इसके बदन पर। सफदर अली ने पुरस्कार अजनबी के लिबास की तफसील शुरू की तो मुझे एक झटका सा लगा। जहन में बड़ी सनसनीखेज सरसराहट होने लगी। मैंने तवज्जो इसकी आवाज़ पर मरकूज कर दी। वो बता रहा था, नीचे सफ़ेद तेमद, पाँव में चमड़े का जूता और कुर्ते के ऊपर उसने गर्म ऊनी स्वेटर भी पहन रखा था जिस पर लाल और नीली धारियां बनी हुई थी। अब इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी कि नज़ीर जट और राजा इनायत का कातिल एक ही शख्स था, वही जंगली जिसने लिबास हासिल करने के लिए पहले नज़ीर जट को मौत के घाट उतारा, फिर नूरपुर से शमशाबाद आकर इसने राजा इनायत को भी ठिकाने लगा दिया था। लेकिन क्यों? नज़ीर जट की बरहन लाश की दरियाफ्त से तो ये कहानी समझ में आती थी कि इसे लिबास के हुसूल के लिए कत्ल किया गया था। कातिल को लिबास की ज़रूरत दो सूरतों में पेश आ सकती थी। नंबर 1, वो बेलिबास हो। नंबर 2, इसने कोई अच्छा लिबास पहन रखा हो जिसकी मौजूदगी में वो लोगों के सामने ना आना चाहता हो। अगर ये दूसरी वजह दुरुस्त थी तो फिर बड़े वसूख से कहा जा सकता था कि इसे इस बात का डर था कि अगर वो लिबास तब्दील नहीं करेगा तो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा। इसी सोच विचार के दौरान में मेरे दिमाग ने एक सोचा छोड़ा, क्या वो जेल से भागा हुआ कोई मफरूर मुजरिम है? ये बड़ा सनसनीखेज सवाल था और सफदर अली के बयान का एक हिस्सा इस सवाल की तस्दीक भी करता था। सफदर ने इस अजनबी का जो हुलिया और वज़ीक़तें बताई थी वो किसी कैदी पर ही फिट बैठती थी और ये भी समझ में आ रहा था कि वो एक हज्जाम की दुकान में क्यों दाखिल हुआ था। जाहिर है अपना हुलिया दुरुस्त कराने वो नज़ीर जट का लिबास पहनकर खासी हद तक महफूज हो गया होगा। अगर वो सर के बाल और दाढ़ी वगैरह भी सेट करा लेता तो फिर इसकी बचत के इम्कानात बड़े कवी हो जाते। ये सब बुनियादी बातें थीं कि वो शख्स जेल से भागा हुआ कोई कैदी होगा। सूरत हाल इससे मुख्तलिफ भी हो सकती थी। घूम फिर कर मेरा जहन एक बार फिर राजा इनायत की तरफ चला गया। इस जंगली ने उस तरी की मदद से शहरक काट कर राजा इनायत को क्यों कत्ल किया? इस सवालिया सोच के साथ ही मेरे जहन में एक खौफनाक सवालिया जवाब भी उभरा। क्या राजा इनायत ने इस जंगली को पहचान लिया था? ये खासा ताकतवर जवाब पैदा करता था। थोड़ी देर के बाद मैंने सफदर अली के ताउन का शुक्रिया अदा करके इसे थाने से रुखसत कर दिया। एक बार फिर इन दो कातलाना वाक़यात की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने में मैं मसरूफ़ हो गया। नूरपुर में जाए वारदात का जायज़ा लेने के बाद मैंने गिरदोनवा का भी तफसीली सर्वे किया था, लेकिन कहीं भी मुझे कोई लिबास पड़ा दिखाई नहीं दिया था। इसका वाज़ेह मतलब यही था कि इस जंगली नामालूम शख्स ने नज़ीर जट का लिबास पहनने के बाद अपना लिबास बगल में दबा लिया होगा और नूरपुर से शमशाबाद की तरफ आते हुए रास्ते में कहीं इस लिबास को ठिकाने लगा दिया होगा। मैं इसी सोच विचार में गर्क था कि पता चला इलियास घुमन आया है। मैंने फ़ौरन इसे अपने पास बुला लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इलियास घुमन खुफिया तौर पर पुलिस के लिए मुखबरी का काम भी किया करता था। वो मेरे कमरे में आया तो उसने अपने हाथ में कपड़े का एक थैला भी उठा रखा था। अब वो मेरे सामने एक कुर्सी पर बैठ चुका तो मैंने पूछा, घुमन साहब कहाँ गायब हो आप? जनाब, आज ही आया हूँ शहर से और नूरा और फ़ौरन आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ, उसने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। सुना है यहाँ तो बड़ी वारदातें शारदातें हो गई हैं। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, मैंने कहा। इस मौके पर मैं तुम्हें बड़ी शिद्दत से याद कर रहा था। तुम्हें तो 2-3 दिन पहले नहीं आना था। वो जनाब, बहन की तबीयत ठीक नहीं चल रही, वो रंजीदा लहजे में बोला। जुलेखा घुमन की बहन थी। जुलेखा के बच्चा बच्ची होने वाला है ना। रफ़ीक भी आजकल इसी की खिदमत में लगा हुआ है, इसलिए काम पर इसकी तवज्जो बहुत कम है। आपका रेडियो ठीक होने में देर लग गई, लेकिन मैं आपका काम करवा कर ही वापस आया हूँ।
बात खत्म करते ही उसने कपड़े के थैले में से मेरा रेडियो निकालकर मेरे सामने मेज पर रख दिया। मैंने पूछा, तुम्हारे बहनोई रफीक ने इसकी सारी बीमारियां ठीक कर दी हैं ना? जी जनाब, वो बड़े वसूख से बोला। मैंने चलाकर देखा है, अब इसकी आवाज़ बिल्कुल साफ हो गई है और वो वॉल्यूम का बटन भी ठीक करा दिया है। इसके अलावा इसकी डोरी भी ढीली थी, वो भी रफीक ने डाल दी है। आप चेक करके देख लें। सुई से घुमन की मुराद रेडियो के डायल पर हरकत करने वाला वो सुर्ख कांटा था जो मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हुए मुख्तलिफ रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी की नुमाइंदगी करता था। इस इंडिकेटर को उर्फ आम में सुई कहा जाता है। मैंने रेडियो को उठाकर एक तरफ रख दिया, फिर इलियास गुमन की तरफ देखते हुए गंभीर लहजे में कहा, अभी तो मेरा दिमाग इन 2 केसेस को हल करने में लगा हुआ है। फुर्सत मिलेगी तो रेडियो को भी चलाकर चेक कर लूँगा। फिर हमारे दरमियान मौजूदा हालात पर गुफ्तगू होने लगी। इलियास गुमन चूँकि एक मुखबिर की हैसियत से भी काम करता था और वह इस मामले में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी जाहिर कर रहा था। मैंने मुख्तसर अल्फाज में इसे ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया, फिर कहा, तुम भी अपनी आंखें और कान खुले रखना। अगर कहीं से कोई ज़रा सा भी इशारा मिले तो फ़ौरन मुझे बताना। मैं इन दोनों केसेस को जल्द से जल्द हल करना चाहता हूँ। समझ गया मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। आप फिक्र ना करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। इलियास घुमान के जाने के बाद मैं एएसआई की वापसी का इंतज़ार करने लगा। इसके साथ ही मुझे एक और शख्स की वापसी का भी इंतज़ार था, कांस्टेबल शहजाद, जो चक 34 से रियाज को लेकर आने वाला था। मगरिब की अजान से चंद मिनट पहले शहजाद चक 34 से लौट आया, लेकिन खाली हाथ। रियाज को वो अपने साथ नहीं ला सका था। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया, मलिक साहब, रियाज तो चक 34 में मौजूद ही नहीं। कहाँ चला गया वो? मैंने पूछा। इसके घर वालों ने बताया कि 2 दिन पहले वो रावलपिंडी की तरफ गया है, शहजाद ने जवाब दिया। वो 3-4 दोस्त एक साथ मिलकर गए हैं और कोई 1 हफ्ते के बाद वापस आएंगे। वो लोग रावलपिंडी क्या लेने गए हैं? पता चला है कि रावलपिंडी से आगे पहाड़ी इलाके में किसी बुजुर्ग का मज़ार है, शहजाद ने वजाहत करते हुए कहा। इन बुजुर्ग का सालाना उर्स हो रहा है। ये तमाम दोस्त इसी उर्स में शिरकत करने गए हैं। बशीरा बीवी का शक अपनी जगह, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मेरे थानेदाराना ज़हन ये कह रहा था कि तफ्तीशी मामलात को आगे बढ़ाने के लिए मुझे रियाज की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। यहाँ तो हालात बिल्कुल ही किसी और रुख पर जा रहे थे। लिहाजा मैंने रियाज के बारे में शहजाद से मज़ीद कोई सवाल न किया और पूछा, राजा इनायत के कत्ल की खबर ने चक 34 पर, खुसूसन मकतूल के ससुराल वालों पर क्या असरात मुरतब किए हैं? जनाब, राजा इनायत की मौत की खबर सुनकर सिर्फ इसकी बीवी कुलसुम को सदमा पहुंचा है, वो गहरी संजीदगी से बोला। इसलिए वो मेरे साथ ही शमशाबाद आ गई है। क्या वो अकेली ही आई है या घर का कोई और फर्द भी इसके साथ है? मैंने पूछा। कुलसुम का छोटा भाई आबिद भी हमारे साथ आया है, कांस्टेबल ने जवाब दिया, और इसका 12 साला बेटा एजाज भी आया है। क्या कुलसुम एंड एजाज अपने घर चले गए हैं या? मैंने मकतूल की मां बशीरा बीवी के हवाले करके ही इधर आया हूँ मलिक साहब। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा। मैंने इत्मीनान की सांस ली और शहजाद के साथ बातचीत में मसरूफ़ हो गया। थोड़ी देर के बाद मगरिब की अजान होने लगी तो मैं नमाज के लिए अपनी सीट से उठ गया। मैं नमाज से फारिग होकर दोबारा अपनी सीट पर बैठा ही था कि एएसआई आसिफ और खोजी बाबा लतीफ़ शाह मिशन नूरपुर से वापस आ गए। इनके चमकते हुए चेहरों से मुझे ये अंदाज़ा लगाने में ज़रा दुश्वारी महसूस न हुई कि खोज और खुरे के हवाले से इनके पास अहम मालूमात हैं। लतीफ़ शाह के हाथ में एक छोटी सी पोटली भी नज़र आ रही थी जो उसने बड़ी एहतियात के साथ संभाल रखी थी। कोई ख़ास खबर लाए हैं आप? वो बैठ चुके तो मैंने बारी बारी इनकी आंखों में देखते हुए कहा, जनाब, शाहजी नज़ीर जट के कातिल का खुरा उठाने में कामयाब हो गए हैं, आसिफ ने पुरजोश अंदाज में बताया। और ये भी पता चल गया है कि नूरपुर के खेतों से निकलने के बाद कातिल ने शमशाबाद का रुख किया था। लतीफ़ शाह ने अपनी इस पोटली को मेरे सामने मेज़ पर रखते हुए बड़े फ़ख्रिया अंदाज में कहा, मलिक साहब, ज़रा इसका तो मुआयना फरमाएं। मैं बेसाख्ता बोल उठा। इस पोटली में कातिल का वो लिबास होगा जिससे छुटकारा हासिल करने के लिए उसने नज़ीर जट को मौत के घाट उतारा ताकि उसका लिबास उसे मिल जाए, है ना यही बात?
वो दोनों मुंह खोलकर इस तरह चौंक कर मुझे देखने लगे जैसे मैं थानेदार नहीं बल्कि कोई जादूगर हूँ। इससे पहले कि इनकी हैरत टूटती और वो मुझसे कोई सवाल करते, मैंने सनसनीखेज लहजे में कहा, और पोटली में मौजूद लिबास को देखकर ये वाज़ेह हो जाता है कि कातिल कोई मफरूर कैदी है, क्योंकि इस लिबास का ताल्लुक किसी जेल वगैरह से है। आपको ये सब कुछ यहाँ बैठे बैठे कैसे पता चला? वो दोनों बैक ज़बान होकर मगर लुकनत ज़दा अंदाज में पूछने लगे। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैंने उन्हीं से पूछा। नहीं जनाब, आप तो 101% ठीक कह रहे हैं, आसिफ ने ताज्जुब खेज लहजे में कहा। लेकिन आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? जवाब में मैंने इन्हें सफदर अली से होने वाली गुफ्तगू, अपने तज्जिये के बारे में भी बता दिया। आखिर में खोजी बाबा लतीफ़ शाह ने कहा कि मैं कल सुबह सूरज उगने से पहले राजा इनायत की दुकान पर पहुंच जाऊंगा। मेरा ख्याल है कि हमें अब नूरपुर और शमशाबाद के दरमियान सर खपाने की ज़रूरत नहीं। मैं लतीफ़ शाह की तजवीज़ से मुत्तफ़िक था, लिहाजा खोज के प्रोग्राम को फ़ाइनल करने के बाद मैंने खोजी को रुख़्सत कर दिया। बाद अज़ां मैं जितनी देर तक भी थाने में बैठा रहा, मेरे और ASI के दरमियान इसी मौजू पर बातचीत होती रही। इस केस की मुख्तलिफ कड़ियाँ मेरे जहन में जमा हो चुकी थीं, लेकिन अभी तक उन्होंने बाकायदा जंजीर की शक्ल इख्तियार नहीं की थी, क्योंकि इस शर्त को पूरा करने के लिए एक कड़ी कम थी। फिर अगली सुबह एक हसीन और संगीन इत्तेफाक के तहत ये भी पूरी हो गई। कहते हैं, और बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, कि कारखाना कुदरत में हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर है, ना इससे पहले और ना ही एक लम्हा बाद। इंसान चाहे इसको कुछ भी समझ ले, मगर होनी और रहनोनी को कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मैं नाश्ता कर रहा था कि अचानक मुझे याद आया कि रेडियो बनकर आ गया है। रात को चूंकि मैं कैसीज के पेचो खम में खोया रहा था, लिहाजा इस तरफ मेरा ध्यान नहीं जा सका था। अब जो रेडियो को ख्याल आया तो मैंने इसे ऑन कर दिया। इस वक्त खबरें आ रही थीं। मैंने नाश्ते को जारी रखते हुए खबरों पर ध्यान लगा दिया। अनाउंसर बता रहा था कि मफरूर कैदी हाशिम का अभी तक सुराग नहीं मिला। इतना सुनना था कि मेरे कान खड़े हो गए। इसके साथ ही दोनों हाथ रुक गए। दिमाग पूरी तनदही से खबर पर लग गया। हाथों के रुक जाने से नाश्ता जहाँ था वहीं रखा रह गया। अनाउंसर तफसील में बता रहा था। कल सुबह भी इसी वक्त मफरूर कैदी हाशिम के बारे में ऐलान किया गया था। वो जेल के अमले के एक शख्स के सर में बेलचा मारकर फरार हुआ है। मजरूफ शख्स को बड़ी मुश्किल से कल होश आया है और अब इसकी हालत खतरे से बाहर है। हाशिम पर एक जुनून सा सवार है। यूँ समझें कि वो एक खतरनाक कैदी है, लिहाजा आसपास के इलाकों में बसने वालों को इसकी तरफ से मोहतात और खबरदार रहना चाहिए। मफरूर कैदी का हुलिया कुछ इस तरह है। मज़ीद तफसील में अनाउंसर ने शहर का नाम बताया जहाँ से वो खतरनाक कैदी हाशिम फरार हुआ था। इसका हमारा कस्बा शमशाबाद इस शहर के गिरदोनवा में शुमार होता था, लिहाजा इसके इस तरफ निकल आने के इम्कानात रोशन थे। और मेरी मजबूत राय तो ये थी कि नज़ीर जट और राजा इनायत अली मफरूर कैदी के दस्ते सितम का शिकार हुए थे, क्योंकि रेडियो से मज़कूरा मफरूर कैदी का जो हुलिया नशर किया गया था वो हूबहू इस जंगली पर फिट बैठता था, जिसको सफदर अली ने राजा इनायत अली की दुकान से अंदर दाखिल होते देखा था। अब इस सवाल का जवाब भी मेरे जहन में मौसूल हो चुका था कि इस जंगली ने राजा इनायत को क्यों खामखा कत्ल कर दिया था। अनाउंसर के मुताबिक कल सुबह यानी गुज़िश्ता रोज़ भी मफरूर कैदी के बारे में तफसीली खबर नशर की गई थी। ये लगभग वही वक्त था जब राजा इनायत जंगली की हजामत या शो वगैरह बना रहा होगा। मैंने मकतूल राजा इनायत की दुकान में रेडियो को ऑन पाया था। इसका मतलब है कि वो खबरों के वक्त भी ऑन ही था। और जब रेडियो से मफरूर कैदी का हुलिया नशर हुआ और राजा इनायत ने अपने आगे कुर्सी पर बैठे हुए इस जंगली को मफरूर कैदी की हैसियत से पहचान लिया होगा, और किंग साइज आईने के सबब राजा इनायत के चेहरे के तासुरात मफरूर डाकू से छुपे नहीं रह सके होंगे। इसके बाद इस वहशी और जनूनी शख्स ने जिस शदीद तरीन रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया होगा, इसको समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं। नतीजा सबके सामने है। राजा इनायत की दर्दनाक मौत की सूरत में रात को हमारे दरमियान जो प्रोग्राम तय हुआ था, इसके मुताबिक ASI को आज सुबह
खोजी बाबा के साथ राजा इनायत की दुकान से खुरे का काम शुरू करना था। लेकिन रेडियो से नशर होने वाले खतरनाक ऐलान के बाद मैंने बजाते खुद लतीफ शाह खोजी के साथ काम करने का फौरी फैसला कर लिया। मैंने जैसे तैसे नाश्ता मुकम्मल किया। रेडियो को ऑफ करने के बाद मैंने जल्दी से वर्दी पहनी और तैयार होकर थाने पहुंच गया। एएसआई आसिफ को मैंने अपने प्रोग्राम की तब्दीली से आगाह कर दिया था और कांस्टेबल शहजाद को अपने साथ लेकर मैं बाजार में राजा इनायत मरहूम की दुकान की जानिब रवाना हो गया। कुदरत के हर काम में कोई न कोई मसलहत पोशीदा होती है, लिहाजा मैं किसी किस्म की जबान तराजी की बजाय सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये अच्छा ही हुआ जो मेरा रेडियो मेरे पास दुरुस्त हालत में मौजूद नहीं था, वरना पिछली सुबह ही मुझे मफरूर और ख़तरनाक कैदी से आगाही हासिल हो चुकी होती। मैं कल ही हरकत में आ जाता और इस हवाले से यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता था कि मुझे इस खतरनाक मफरूर कैदी तक रसाई हासिल करने में कामयाबी हो पाती या नहीं। जब मैं कांस्टेबल शहजाद के हमरा चाय बकुआ पर पहुंचा तो लतीफ शाह पहले से वहां मौजूद था। इसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो हैरत भरे लहजे में इसने पूछा, एएसआई साहब नहीं आए? प्रोग्राम में थोड़ी तब्दीली आ गई है शाह जी, मैंने कहा। कैसी तब्दीली जनाब? इस सवाल के जवाब में मैंने मुख्तसरन इसे रेडियो से नशर होने वाले सनसनीखेज खबर के बारे में बताया और कहा, शाह जी, इस खतरनाक मफरूर कैदी तक पहुंचने में आपका साथ मैं दूंगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ सरकार कि हमारे लिए एक राह मुतय्यन हुई। वो पुरमाइनी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। फिर पूछा, काम शुरू करें जनाब? क्यों नहीं, मैंने जल्दी से कहा। नेकी और पूछ मैं तो जनाब हस्ब प्रोग्राम सूरज उगने से पहले ही यहाँ पहुँच गया था, वो एक तरफ बढ़ते हुए बोला, और मैंने कुछ इब्तिदाई काम भी कर लिया है। मैं कोई सवाल किए बगैर खामोशी से उसके साथ आगे बढ़ गया। वो मुझे एक सिमत ले जाने के बाद ज़मीन की जानिब इशारा करते हुए बोला, देखें जनाब, मफरूर कातिल का खुरा कदमों के यही निशानात मैंने नूरपुर के खेतों में भी देखे थे। इस खुरे को देखकर पता चलता है कि वो सफाक कातिल इस सिमत में आगे बढ़ा है। बात खत्म करते ही उसने एक जानिब इशारा कर दिया। शमसाबाद का यह मेन बाजार एक कच्चे रास्ते की शक्ल में इधर ही को जा रहा था। इस कच्चे रास्ते को लोग सड़क का नाम देते थे। इस सड़क पर साइकिल, टांगे, रेड़े, घोड़े और बैलगाड़ियां और हर किस्म की सवारियां चलती नजर आती थीं। ये सड़कनुमा कच्चा रास्ता शुमाल से चलते हुए रेलवे लाइन को क्रॉस करता था। इसी के बाद नूरपुर गांव के पहलू से गुजरकर शमसाबाद तक आता था, फिर शमसाबाद के कल्ब से गुजरकर जुनूब की जानिब बढ़ जाता था और मफरूर कातिल का खुरा इसी सिमत हमारी रहनुमाई कर रहा था। रेडियो के ऐलान के मुताबिक वो खतरनाक मुजरिम जेल के अमले के एक फर्द को सर में बेलचा मारने के बाद जिस मकाम से फरार हुआ था वो शमसाबाद के मगरिब में एक रेलवे स्टेशन के नज़दीक वाक़ था। अगलब इम्कान इसी बात का था कि जेल एहलकार को जख्मी करने के बाद वो रेलवे की पट्टी के साथ साथ सफ़र करके नूरपुर तक पहुंचा होगा। इसके बाद के हालात आपके सामने हैं। खोजी बाबा लतीफ शाह बिलाशुबा अपने फन का माहिर था और फिर इसे मफरूर कातिल का बड़ा वाज़ेह खुरा भी मिल गया था, लिहाजा हम बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ कामयाबी की मंजिल की जानिब रवां दवां हो गए। खोज और खुरा वगैरह उठाने के सिलसिले में जिन जिन मराहिल से गुजरना पड़ता है, जिस नौइयत की तकनीकी दुश्वारियों से सामना होता है, इनका तफसीली जिक्र मैं पहले भी कई मरतबा अपनी कहानियों में कर चुका हूँ, लिहाजा इस अमल को एक बार फिर बयान करके मैं आपके जहन को बोझल नहीं करूँगा। अलमुख्तसर, हम तीनों अफराद मफरूर कातिल का खुरा निकालते हुए शमसाबाद से 2 मील जुनूब में एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां ईंटों का एक भट्टा बना हुआ था। हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि यही हमारी मंजिल है। वो दोपहर का वक्त था। भट्टे के बाहर 2 बैलगाड़ियां अपने अपने बैलों के साथ तैयार हालत में खड़ी थीं। चंद भट्टा मजदूर इन बैलगाड़ियों पर ईंटें लाद रहे थे। इन्हीं मजदूरों में से एक मजदूर ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करा ली। इस वक्त हम मज़कूरा भट्टे से चंद कदमों की दूरी पर थे। वहां काम में मसरूफ लोगों में से किसी की हम पर निगाह नहीं पड़ी थी और यह हमारे हक में अच्छा ही हुआ था, क्योंकि मैंने जिस भट्टा मजदूर को अपनी नज़र का मरकज़ व महवर बना रखा था, अगर इसे खबर हो जाती कि पुलिस उसके सर पर पहुंच चुकी है तो वो यकीनन फरार होने की कोशिश करता, और अब मैं इस मफरूर कातिल हाशिम को कोई मौका देने के हक में नहीं था। मैंने जिस
मजदूर को अपनी निगाह में रखा हुआ था। उसने खद्दर के भूरे कुर्ते पर नीली और सुर्ख धारियों वाला गर्म ऊनी स्वेटर पहन रखा था। मैंने फिलफौर एक हंगामी प्लान तैयार किया। फिर खोजी बाबा से कहा, शाहजी, आप सीधे साधे अंदाज में इस बंदे के पास पहुंचो और कहीं का एड्रेस वगैरह पूछने के लिए इसे बातों में लगाओ। हम इसकी अकवी जानिब से आगे बढ़ेंगे। ओके मलिक साहब। इसने अस्पात में गर्दन हिलाई। मैं आपके मंसूबे को अच्छी तरह समझ गया हूँ। लतीफ शाह के जाने के बाद मैंने कांस्टेबल शहजाद से कहा, शहजाद, इस मफरूर कातिल को गिरफ्तार करना कोई मुश्किल काम नहीं। हम डायरेक्ट आगे बढ़कर भी इस पर काबू पा सकते हैं। लेकिन इस सूरत में सिर्फ एक ही खतरा है। ये सफाक इंसान नजीर जट और राजा इनायत को मौत के घाट उतार चुका है। लिहाजा अपने बचाव की खातिर ये एक आध और बंदे को भड़काने में कोई तरद्दुद नहीं करेगा। और तुम देख रहे हो, इसके आसपास इस वक्त 3-4 अफराद मौजूद हैं। मैं इन मासूमों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। फिर आपके जहन में क्या है मलिक साहब? उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। मैंने ठहरे हुए अंदाज में जवाब दिया, हाँ का। हाँ का? इसके लहजे में हैरत दर आई। मैंने वजाहत करते हुए कहा, हम बैक वक्त 2 मुख्तलिफ सिमतों से उसकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा फासला रख कर, ताकि अगर इसकी हम में से किसी एक पर नजर पड़े तो दूसरी जानिब भागने और इस तरह वो दूसरे की जद में आ जाएगा। असल मकसद इसे यहाँ से दूर हटाना है, या इन लोगों से दूर हटाना है जिन्हें वो नुकसान पहुँचा सकता है, या वो इनका कवर लेकर यहाँ से फरार होने की कोशिश कर सकता है। मलिक साहब, आपका मंसूबा ज़बरदस्त है, वो मुतामिलाना अंदाज में बोला, लेकिन शायद हाँ का इससे मुख्तलिफ होता है। फ़िलहाल तुम्हें मेरा मंसूबा हाँ के से ज़रा मुख्तलिफ नज़र आ सकता है, लेकिन मेरे पेश नज़र कुछ और बातें भी हैं जो अभी बयान नहीं की जा सकती। मैंने गंभीर अंदाज में कहा कि यह भी मुमकिन है कि हमें इस मफरूर कातिल को इन खेतों में बहुत दूर तक भगाना, दौड़ाना पड़े, थकाना पड़े और थकाकर गिराना पड़े। जब तो यहाँ का हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा जनाब, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। फिर बड़े अज़म लहजे में कहा, मलिक साहब आएँ, बिस्मिल्लाह करें। और हमने बिस्मिल्लाह कर दी। खतरनाक मफरूर मुजरिम हाशिम मेरी हवालात की कैद खाने में बंद था। थोड़ी देर पहले मैंने उसी का बयान लिया। उसकी ज़ुबान खुलवाने के लिए हमें स्पेशल मेहनत नहीं करना पड़ी। वो इतने कारनामे अंजाम दे चुका था इन 2 दिनों में कि उसकी कारकर्दगी किसी इनकार की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। मैंने मामूली से दबाव से इसे राह रास्त दिखा दी। वाक़ियात के मुताबिक वो करीबी शहर की जेल का कैदी था। स्टेशन से कुछ फासले पर रेलवे की पटरी का मरम्मत का काम निकला तो जेल के 10 पुराने कैदियों को अमले की निगरानी में इस काम पर लगा दिया गया। ये तमाम कैदी वो थे जो एक तवील अरसे से जेल में बंद थे और जेल हुकाम की नज़र में इनसे फरार की तवक्को नहीं की जा सकती थी। लेकिन जेल हुकाम का अंदाज़ा गलत साबित हो गया। हाशिम बेलचे की मदद से रेलवे लाइन के साथ साथ छोटे पत्थरों और गिरीबों को बिछा रहा था कि इसने अपने निगरान को खासा गाफिल महसूस किया। अचानक इसके जहन में अपनी एफिशिएंसी का कीड़ा कुलबुलाया। वो इस वक्त दूसरे कैदियों से थोड़े फासले पर भी था, लिहाजा उसने हिम्मत का मुजाहरा करने में ज़रा देर न लगाई। अपने निगरान की गफलत का फ़ायदा उठाते हुए उसने हाथों में मौजूद बेलचे से निगरान के सर पर वार किया और एक सिमत को दौड़ लगा दी, और ये सिमत हमारे इलाके की थी। जेल के अमले को अपने एक साथी को पेश आने वाले तशवीशनाक वाक़ये की खबर थोड़ी ताख़ीर से हुई थी, और इस दौरान में हाशिम जाए वक़ुआ से काफ़ी दूर निकलकर इनकी नज़रों से ओझल हो चुका था। वाज़ेह रहे कि इस वक्त मैं आपके सामने जो तफसीलात बयान कर रहा हूँ, इसमें से बहुत सी बातें मुझे बाद में जेल हुकाम से पता चली थीं, लेकिन वाक़यात की तरतीब को दुरुस्त रखने के लिए मैंने एक ख़ास अंदाज में इन्हें आपके सामने पेश किया है। मगरिब के वक्त हाशिम छुपते छुपाते नूरपुर के खेतों तक पहुंच गया और इसने लोगों की नज़र बचाकर नाजिम अली के खेतों में पनाह ले ली। खेत में कमाद की कदआदम फसल खड़ी थी, लिहाजा इसे रूपोशी में कतन कोई दुश्वारी महसूस ना हुई। वो खड़ी फसल के बीचों बीच महफूज तो हो गया था, लेकिन वो ये सोच रहा था कि जेल का मखसूस लिबास उसके लिए खतरा बन सकता है। इस लिबास से फौरी छुटकारा हासिल करना बहुत ज़रूरी था। फिर जब उसने महसूस किया कि खेत
खेतों के नज़दीक से कोई गुजर रहा है तो वो फौरन एक्शन में आ गया। हाशिम चाहता था कि वो करीब आने वाले बंदे को अंटा कफील करके उसका लिबास हासिल कर लेगा, लेकिन नज़ीर जट की बदकिस्मती के गर्दन पर पड़ने वाला हाशिम का हाथ खासा भारी साबित हुआ और वो अंटा कफील होने के बजाय इन्ना लिल्लाह हो गया। हाशिम ने नज़ीर जट को बेलिबास करके इसके कपड़ों को अपने जिस्म पर सजाया और जेल के लिबास की एक पोटली सी बनाई। वो काफ़ी देर तक वहीं खेतों में छुपा बैठा रहा। जब चारों तरफ तारीकी और खामोशी की हुक्मरानी हो गई तो वो कमाद के खेत से निकलकर सड़क से थोड़े फासला रखते हुए शमशाबाद की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते ही में उसने जेल के कपड़ों वाली पोटली भी एक तरफ फेंक दी थी और चलते चलते वो आगे बढ़ता रहा। जब वो शमशाबाद कस्बे के करीब पहुंचा तो उसके जहन में अपने हुलिये को संवारने का भी ख्याल आया और यही ख्याल इसे राजा इनायत की दुकान पर ले गया। इसके बाद जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया उसका बयान बड़ी तफसील से किया जा चुका है। ऐसा नहीं था कि जेल हुक्काम ने मकामी पुलिस की मदद से मफरूर कैदी को तलाश करने की कोशिश न की हो, लेकिन इसकी तलाश की सिमत बिल्कुल मुखालिफ रही थी। वो मकाम जहाँ से हाशिम फरार हुआ था रेलवे स्टेशन के मगरिब में वाक़ था और पुलिस वाले ये सोच भी नहीं सकते थे कि मफरूर कैदी ने उधर का रुख किया होगा। इनके अंदाजे के मुताबिक वो जाए वकुआ से मगरिब की सिमत ही फरार होने की कोशिश कर सकता था, लेकिन हाशिम की खुशकिस्मती कि वो लोगों की नज़र बचाकर मेरे इलाके की तरफ निकल आया था और इसकी मुस्तकिल बदकिस्मती ये कि मेरे इलाके में आने के बाद वो मुझसे बच नहीं पाया। मैंने महज 1.5 दिन की मुसलसल दौड़ धूप के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया। इंसान का दिमाग बड़ा अजीब व गरीब कारखाना है। ये बाज़ औक़ात बड़े हंगामी फैसले भी कर डालता है जो इसे या तो फर्श पर बिठा देते हैं या फिर अर्श पर बिठा देते हैं। हाशिम के साथ मामला सानी होने वाला था। अगर वो जेल के अमले के एक आदमी को ज़ख्मी करके फरार होने की कोशिश ना करता तो शायद 2-4 साल के बाद वो रिहा कर दिया जाता, लेकिन अब तो मैं उसे नज़ीर जट और राजा इनायत के कत्ल के लिए ऐसा फिट करता कि उसका माजी हाल सब खराब हो जाना था। हाशिम जैसे आकिबत नाअंदेश खाना खराब के लिए जितनी भी सख्त सज़ा तजवीज़ की जाती वो कम थी। अगरचे इस सज़ा के नतीजे में नज़ीर जट और राजा इनायत जिंदा नहीं हो सकते थे, ताहम किसी भी खतरनाक मुजरिम को करारे वाकई सज़ा दिलवाने का मकसद इसे दूसरों के लिए एक तरह से नमूना इबरत बनाना होता है ताकि कोई इस जैसी हिम्मत का मुजाहरा ना कर सके।